ग्रुप धीरे धीरे माउंटेन के ऊपर चढ़ रहा था। लीडर ने जोर से अनाउंस किया कि बस थोड़ा सा डिस्टेंस बाकी है, इसलिए सबको और पुश करना होगा अगर उन्हें समिट तक पहुंचना है। रेड फ्लैग पकड़े हुए आदमी, जो क्लियरली टीम का हेड था, ने पीछे मुड़कर एक लड़के को तेज चलने को कहा और वॉर्न किया कि ऐसे रिमोट जगह पर कभी ग्रुप से अलग नहीं होना चाहिए, क्योंकि सेफ्टी सबसे पहले आती है। सबको क्लियरली दिख रहा था कि वो लड़का स्ट्रगल कर रहा था। माउंटेन क्लाइंबिंग सबके बस की बात नहीं होती, क्योंकि हर इंसान की फिजिकल कैपेसिटी अलग होती है, इसलिए अपनी स्ट्रेंथ को रियलिस्टिकली जज करना जरूरी होता है। जब उससे पूछा गया तो उसने हाँफते हुए कहा कि वो पूरी कोशिश कर रहा है, लेकिन बिना प्रॉपर प्रिपरेशन के सिर्फ मेहनत से ज्यादा दूर तक नहीं जा सकते। चाहे वो कितना भी ट्राई कर ले, वो बाकी लोगों तक पहुंच ही नहीं पा रहा था। इस बीच कुछ छोटे बच्चे उसका मजाक उड़ाने लगे। उन्होंने कहा कि वो शायद सबसे वीक अडल्ट है जिसे उन्होंने कभी देखा है, क्योंकि उनसे छोटे होने के बावजूद भी वो बिल्कुल थके हुए नहीं लग रहे थे, बल्कि उनमें तो एनर्जी और एक्साइटमेंट भरा हुआ था। लीडर ने हल्का सा सार्कास्टिक टोन में उस लड़के को मिस्टर राइटर कहकर एड्रेस किया और पूछा कि जब एलिमेंट्री स्कूल की लड़कियां भी ठीक चल रही हैं तो वो क्यों कोप नहीं कर पा रहा। तब राइटर ने एक्सप्लेन किया कि उसका प्रोफेशन ही ऐसा है जिसमें वो ज्यादातर घर पर बैठा रहता है। उसने एडमिट किया कि वो सेडेंट्री लाइफस्टाइल फॉलो करता है, स्पोर्ट्स या फिजिकल एक्टिविटी से दूर रहता है, इसीलिए उसकी बॉडी इतनी जल्दी थक जाती है, क्योंकि वो एक्टिव रहने की आदत में ही नहीं है। चढ़ते चढ़ते उसे अपना कंफर्टेबल घर याद आने लगा, सॉफ्ट बेड, एसी की ठंडी हवा और बिना एफर्ट के गेम्स खेलना। उसने सोचा कि वो कितना खुश था अपने कंफर्ट जोन में, लेकिन फिर उसे याद आया कि उसका एडिटर ही उसे जबरदस्ती माउंटेन्स पर ले आया था और वो इस बात से बिल्कुल खुश नहीं था। अंदर ही अंदर उसने डिसाइड किया कि वापस जाकर वो अपने एडिटर से बदला लेगा। उसका रिवेंज प्लान सिंपल था, एडिटर को उसके बोरिंग ड्राफ्ट्स बार बार पढ़ने पर मजबूर करेगा। उसे लगा ये परफेक्ट पनिशमेंट होगा, लेकिन तभी सिचुएशन अचानक सीरियस हो गई। जो स्टिक उसका इकलौता सहारा थी, जिसके भरोसे वो चल रहा था, अचानक क्रैक की आवाज के साथ टूट गई। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि वो स्टिक फेल हो सकती है, क्योंकि उसने अपना पूरा वेट उस पर डाल दिया था। जैसे ही सपोर्ट गया, उसका बैलेंस कंप्लीटली बिगड़ गया। कुछ सेकंड्स के लिए उसे समझ ही नहीं आया कि क्या हो रहा है। रिएक्शन देने का टाइम ही नहीं मिला। नया सपोर्ट ढूंढने के लिए वक्त बहुत कम था और फिर वो फिसल गया। वो खुद को गिरते हुए महसूस करने लगा। हाइट का एहसास होते ही उसके अंदर डर भर गया। उसने हवा में हाथ फैलाया, शायद किसी चीज को पकड़ने की उम्मीद में, लेकिन अंदर से वो जानता था कि बचना मुश्किल है। उस पल उसे लगा कि शायद यही उसका एंड हो सकता है। कहते हैं ना, मौत के करीब आते ही पूरी जिंदगी आंखों के सामने फ्लैश होती है। उसके साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। गिरते हुए उसने रियलाइज किया कि उसे अपनी लाइफ को ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहिए था। उसने सोचा कि काश वो काम के वक्त फालतू चीजों में डिस्ट्रैक्ट ना होता, लेकिन उसे महसूस हुआ कि ये रियलाइजेशन शायद बहुत देर से आया था। किसी ने उसे बचाने की कोशिश नहीं की, और वैसे भी इतनी हाइट से गिरते हुए किसी को सेव करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होता है। इसलिए वो बस नीचे गिरता रहा, एक लंबी खामोश फॉल, अननोन डायरेक्शन में। उसे नहीं पता था कि नीचे क्या है या वो सरवाइव भी करेगा या नहीं। काफी देर बाद जब उसने आंखें खोली तो उसे शॉक लगा कि वो जिंदा था। इतनी भयानक हाइट से गिरने के बाद भी बच जाना किसी मिरेकल से कम नहीं था। फिर धीरे धीरे उसे एहसास हुआ कि वो सीधा ग्राउंड पर क्रैश नहीं हुआ था। किसी ने उसके हाथ एक स्ट्रॉन्ग रोप से बांध दिए थे, जिस वजह से उसकी फॉल रुक गई थी। ये किसने किया और क्यों किया, ये सब उसके लिए एक मिस्ट्री था। जब वो होश में आ रहा था तब उसने महसूस किया कि उसके फोरहेड पर कुछ टपक रहा है। पहले उसे लगा शायद पानी होगा, लेकिन क्यूरियोसिटी में उसने ऊपर देखा, और जो उसने देखा उसने उसे हिला दिया। उसके ऊपर एक लड़की झुकी हुई थी, प्रैक्टिकली उसके ऊपर लटक रही थी। उसके मुंह से ड्रूल टपक रहा था, इसीलिए उसके माथे पर ड्रॉप्स गिर रहे थे। वो लड़की अजीब कपड़े पहने हुई थी, कुछ टाइगर स्किन जैसा स्लॉपी और रिवीलिंग आउटफिट, जो बिल्कुल नॉर्मल इंसानों जैसा नहीं लग रहा था। उसका अपीयरेंस ऑलमोस्ट जंगल ट्राइब जैसा था। राइटर ने खुद को काम करने की कोशिश की। उसने सोचा कि वो भी इंसान ही होगी, शायद उसे नहीं खाएगी, लेकिन उसका दिल इन बातों पर यकीन नहीं कर पा रहा था। डर धीरे धीरे कंट्रोल से बाहर जा रहा था। तब उसने देखा कि लड़की ने अपनी स्वॉर्ड निकाल ली है। वो धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रही थी, हंग्री स्माइल के साथ। उस मोमेंट राइटर को लगा कि अब बचना इम्पॉसिबल है। किसी ऐसे इंसान से नेगोशिएट करना मुश्किल होता है जो तुम्हें खाने वाला हो, लेकिन नेक्स्ट सेकंड सिचुएशन कंप्लीटली रिवर्स हो गई। स्वॉर्ड उसके बॉडी पर नहीं बल्कि उस रोप पर चली जिससे उसके हाथ बंधे हुए थे। एक क्लीन स्लैश में लड़की ने रोप काट दी। राइटर को तब समझ आया कि वो उसे मारने नहीं बल्कि फ्री करने आई थी। ये देखकर वो अंदर से हिल गया।
जो लड़की उसे खाने वाली लग रही थी वही उसकी सेवियर निकली। फिर उसने अपनी लैंग्वेज में कुछ और कहा। टोन से राइटर को महसूस हुआ कि वो कह रही है कि भले ही वो भूखी हो लेकिन वो इंसान नहीं खाती। तब राइटर ने फाइनली रियलाइज किया कि शायद वो फिलहाल सेफ है, लेकिन एक सवाल अभी भी बाकी था। आखिर वो जगह कौन सी थी और ये लड़की कौन थी? जब उसे कंफर्म हो गया कि वो लड़की उसे खाने वाली नहीं है, तब उसने फाइनली हिम्मत करके उस स्ट्रेंजर को ध्यान से देखना डिसाइड किया। तब उसने नोटिस किया कि वो लड़की बिल्कुल ऑर्डिनरी इंसान नहीं थी। उसके कान नॉर्मल ह्यूमन ईयर्स जैसे नहीं थे, बल्कि बिल्कुल कैट या किसी जानवर जैसे पॉइंटेड और फरी थे। और सिर्फ इतना ही नहीं, उसके पीछे एक टेल भी थी। वो लड़की 2 पैरों पर चल रही थी, इंसान की तरह बात कर रही थी, लेकिन क्लियरली ह्यूमन नहीं थी। तब राइटर ने अंदाजा लगाया कि अगर वो ऐसे क्रीचर को देख रहा है तो शायद वो किसी और वर्ल्ड में आ चुका है। उसके हिसाब से इसका कोई और लॉजिकल एक्सप्लेनेशन हो ही नहीं सकता था। उसने सोचा कि एक राइटर होने के नाते उसने अपनी स्टोरीज में ऐसे सिनारियोज कई बार इमेजिन किए थे, इसलिए टेक्निकली उसे शॉक नहीं होना चाहिए था, लेकिन फिर भी वो थोड़ा इरिटेटेड था। उसने सोचा कि दुनिया में मरने के 1000 इंटरेस्टिंग तरीके होते हैं, लेकिन उसके शर में सिर्फ ग्रेविटी आई। कंप्लेन करने के बजाय उसने डिसाइड किया कि अब उसे खुद को संभालना होगा। अगर वो सच में किसी अननोन वर्ल्ड में है तो हर छोटी इंफॉर्मेशन भी उसकी सर्वाइवल के लिए इंपॉर्टेंट होगी। सबसे पहले उसने आसपास देखा। वो समझना चाहता था कि फेट ने उसे एग्जैक्टली कहाँ लाकर फेंका है। रूम का इंटीरियर देखकर उसने कंक्लूड किया कि ये जगह बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं है। वो अपने कोजी घर का आदत वाला था। एसी, बेड, मॉडर्न फैसिलिटीज। यहां सब कुछ पुराना, रॉ और इम्प्रैक्टिकल लग रहा था। जब वो खड़ा होने में सक्सेसफुल हुआ तब उसने एग्जिट की तरफ से आती हुई रोशनी देखी। क्यूरियोसिटी में वो उस लाइट की तरफ चल पड़ा। बाहर झांककर जो उसने देखा उसने उसे और भी शॉक कर दिया। सबसे पहले उसकी नजर 2 अजीब क्रीचर्स पर पड़ी, एक फॉक्स जैसा और एक बर्ड जैसा, जो शायद टैग खेल रहे थे। फिर उसने और लोग देखे जो एनिमल स्किन्स पहने हुए थे और हाथों में स्पीयर्स पकड़े हुए थे। इन सब चीजों को देखकर उसने कंक्लूड किया कि वो शायद किसी प्रिमिटिव सोसाइटी में आ गया है। कपड़े, रहने का तरीका, बिहेवियर सब कुछ एंशिएंट लग रहा था। तभी पास में किसी ने कुछ कहा। वो लैंग्वेज उसके लिए कंप्लीटली अननोन थी, एक भी वर्ड समझ नहीं आया। वो ऑटोमेटिकली आवाज की डायरेक्शन में मुड़ा और सामने एक लंबा स्ट्रांग आदमी खड़ा था। वो आदमी उससे उसका नाम, ओरिजिन और ये पूछ रहा था कि वो यानलोंग विलेज में क्यों आया है, लेकिन राइटर को उनकी बात समझ ही नहीं आ रही थी। फिर लड़की ने उस आदमी को डैड करके एड्रेस किया। आदमी ने तुरंत उसे करेक्ट किया और कहा कि स्ट्रेंजर्स के सामने उसे कैप्टन कहना चाहिए। लड़की ने हाँ कहा, लेकिन अगले ही सेकंड फिर से उसे डैड बुला दिया, जिससे वो आदमी थोड़ा इरिटेट हो गया। जब फादर डॉटर की ये छोटी सी नोकझोंक चल रही थी, राइटर वहीं खड़ा रह गया, बिल्कुल कंफ्यूज्ड। लैंग्वेज समझ नहीं आ रही थी, सिचुएशन क्लियर नहीं थी। अंदर ही अंदर वो सोच रहा था कि क्या वो सच में किसी प्रिमिटिव ट्राइब में आ गया है। ये सिनारियो उसके लिए ऑलमोस्ट अनबिलीवेबल था। इस बीच लड़की ने कैप्टन से पूछा कि वो आदमी इतना चुप क्यों है। उसने अंदाजा लगाया कि शायद कैप्टन ने ही उसे डरा दिया है। कैप्टन ने कामली रिप्लाई किया कि लड़का काफी पतला और जेंटल लग रहा है, इसलिए शायद वो किसी बड़े और डेवलप्ड गांव से आया होगा। फिर कैप्टन ने मेंशन किया कि शामिन। कैप्टन ने एक्सप्लेन किया था कि उनके विलेज का शामिन उस नए मेहमान को देखना चाहता है, इसलिए राइटर को उसके पास ले जाना जरूरी था। जब वो लोग सेटलमेंट के बीच से गुजर रहे थे, राइटर ने महसूस किया कि सबकी नजरें उस पर टिक गई हैं। वो बाकी सबसे अलग था, और जब कोई अलग होता है तो नेचुरली अटेंशन अट्रैक्ट करता है। चलते हुए वो सोच रहा था कि वो एग्जैक्टली कहाँ आ गया है, क्योंकि उसकी दुनिया में ऐसी जगह का कोई एग्जिस्टेंस नहीं था। जिधर भी उसने देखा, लोगों के पास टेल्स, हॉर्न्स या अनयूजुअल फीचर्स थे। दूसरी तरफ वो क्रीचर्स भी उसे क्यूरियोसिटी से देख रहे थे। उन्हें अजीब लग रहा था कि उसके पास ना विंग्स थे, ना हॉर्न्स, ना टेल। उन्होंने नोटिस किया कि उसका बॉडी बिल्कुल सॉफ्ट और मसललेस लग रहा था। क्लियरली वो कोई फाइटर टाइप नहीं था। विलेज के घर मिट्टी और लकड़ी से बने प्रिमिटिव हट्स जैसे लग रहे थे। सिर्फ उन्हें देखकर ही समझ आ रहा था कि ये एक प्रिमिटिव सोसाइटी है। राइटर ने कंक्लूड किया कि ये उसकी ओरिजिनल दुनिया नहीं हो सकती, लेकिन एक राइटर होने के नाते उसने खुद को समझाया कि रीबर्थ का कॉन्सेप्ट उसके लिए इतना शॉकिंग नहीं होना चाहिए। क्लिफ से गिरना भले ही बोरिंग तरीका हो, लेकिन रेयर तो था। अब सबसे बड़ा सवाल ये था, आगे क्या? उसने डिसाइड किया कि पैनिक करना बेकार है। एस्केप करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल लग रहा था, इसलिए बेस्ट ऑप्शन ये था कि वो ऑब्जर्व करे और इन्फॉर्मेशन गैदर करे। उसने नोटिस किया कि ग्राउंड पर एनिमल बोन्स बिखरे हुए थे। पहले वो डरा,
लेकिन फिर उसने रियलाइज किया कि वहां कहीं भी ह्यूमन बोन्स नहीं थे। ये एक पॉजिटिव साइन था। उसने ये भी महसूस किया कि विलेजर्स उसे ज्यादा क्यूरियोसिटी से देख रहे थे, ना कि भूख से। उन्होंने उसे सोने भी दिया था, जो प्रूव करता था कि वो कैनिबल्स नहीं है, इसलिए शायद वो फिलहाल सेफ है। तब कैप्टन ने उससे कुछ कहा, लेकिन लैंग्वेज बैरियर फिर से सामने आ गया। राइटर को एक भी वर्ड समझ नहीं आया। कैप्टन कॉन्फिडेंटली बोलता रहा। शायद उसे लगा कि लड़का समझ रहा है, लेकिन राइटर ने हाथों से जेस्चर्स करके दिखाया कि वो बिल्कुल नहीं समझ पा रहा। तब कैप्टन ने बोलना छोड़ दिया और सिर्फ एक डायरेक्शन में इशारा किया। उस डायरेक्शन में सेटलमेंट का सबसे बड़ा और रिलेटिवली सुंदर हट का। क्लियरली वहां कोई हाई रैंक इंसान रहता होगा। बाद में सिचुएशन से राइटर ने अंदाजा लगाया कि वहां उनका शामिन रहता है, और वो ज्यादा दिन जिंदा नहीं रहने वाला। ट्राइब को अर्जेंटली एक नया शामिन चाहिए था। प्रॉब्लम ये थी कि ट्राइब के सब लोग ऑलरेडी मैजिक टेस्ट दे चुके थे, लेकिन किसी में टैलेंट नहीं निकला। अगर नया शामिल नहीं मिला तो उनका फ्यूचर खतरे में था। फिर उन्हें याद आया कि एक ही इंसान टेस्ट से बचा है, वो स्ट्रेंजर जिसे 3 दिन पहले जंगल में मिला था। इसलिए शामिन ने ऑर्डर दिया था कि उस लड़के को लाया जाए। अब राइटर ही ट्राइब की लास्ट होप था। इसी वजह से उसे शामिन के सामने प्रेजेंट किया जा रहा था, ताकि वो भी मैजिक टेस्ट दे सके। जब राइटर ने उस बड़े हट में एंट्री की, उसने देखा कि बीच में एक आदमी बैठा है और बाकी सब उसके आसपास खड़े हैं। उसने तुरंत गेस किया कि वही शामिन होगा। शामिन ने धीरे से अपना हाथ उठाया और उसे पास आने का सिग्नल दिया। राइटर हैरान था कि उनका लीडर खुद उसे बुला रहा है, और उस मोमेंट उसे महसूस हुआ कि शायद उसकी नई जिंदगी का असली टेस्ट अब शुरू होने वाला है। शामन ने हाथ से इशारा करके उसे और पास बुलाया। राइटर धीरे धीरे, थोड़ा घबराते हुए उस बुजुर्ग आदमी के करीब जाने लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इतनी इंपॉर्टेंस क्यों दी जा रही है। अंदर ही अंदर उसने सोचा कि अगर सिचुएशन कंट्रोल से बाहर गई तो वो इस कमजोर दिखने वाले बुढ़े को हॉस्टेज बनाकर खुद को बचा लेगा। उससे अंदाजा हो चुका था कि उसे किसी टेस्ट के लिए बुलाया गया है। वो शामन के सामने जाकर रुक गया। नर्वसनेस की वजह से उसका बॉडी टेंस था, जैसे किसी भी मोमेंट रिएक्ट करने को रेडी हो। शामन आंखें बंद किए चुपचाप बैठा था। उसकी खामोशी ने राइटर को और भी ज्यादा अनईजी कर दिया। अननोन चीज हमेशा सबसे ज्यादा डराती है। फिर अचानक शामन ने आंखें खोली। उन आंखों से हल्का सा नीला प्रकाश निकल रहा था, जो उसके चेहरे की हर झुर्री को इल्यूमिनेट कर रहा था। वो ब्लू लाइट सीधा राइटर पर पड़ी। सब कुछ इतना अचानक हुआ कि राइटर अपना अटैक प्लान एग्जीक्यूट ही नहीं कर पाया। उसने महसूस किया जैसे वो दोबारा गिर रहा हो। रूम घूमने लगा, वॉल्स डिसॉल्व होने लगी और धीरे धीरे सब कुछ अंधेरे में घुल गया। अगला पल वो खुद को एक अजीब अंधेरी जगह में तैरता हुआ महसूस कर रहा था। वो जगह स्पेस जैसी लग रही थी, लेकिन वो सांस ले पा रहा था, इसलिए क्लियरली ये नॉर्मल स्पेस नहीं था। तभी अचानक आग की लपटें उसके आसपास उभरने लगी। फायर बिल्कुल हवा से क्रिएट होती हुई नजर आ रही थी। राइटर ने बिना पलक झपकाए उन फ्लेम्स को देखा, जैसे उसमें कोई राज छुपा हो। धीरे धीरे उस आग के अंदर एक सिलुएट फॉर्म होने लगा। उसने रियलाइज किया कि फ्लेम के अंदर कोई या कुछ मौजूद है। उस मोमेंट शामन उसके पास अपीयर हुआ और उसने कामली पूछा कि क्या वो उसे देख रहा है। उसने ये क्लैरिफाई नहीं किया कि उसे का मतलब क्या है, जैसे उसे पूरा यकीन हो कि लड़का समझ जाएगा। राइटर ने कंफ्यूज्ड होकर पूछा कि वो कहाँ है और शामन वहां कैसे आ गया। उसे ये भी हैरानी थी कि अब वो शामन की लैंग्वेज समझ पा रहा है। शामन ने एक्सप्लेन किया कि वो दोनों इस वक्त राइटर की सोल के अंदर हैं। उसने बताया कि अब वो अपनी लैंग्वेज उस लड़के को ट्रांसफर कर देगा ताकि वो ट्राइब के लोगों को समझ सके। फिर शामन ने दोबारा पूछा कि क्या वो उसे देख रहा है। इस बार राइटर ने अनश्योर टोन में कहा कि शायद आग के अंदर कोई ड्रैगन या स्नेक जैसा क्रीचर है। शामन ने संतुष्ट होकर कहा कि जवाब सही है। रियलिटी में राइटर कहीं गया नहीं था। वो अब भी हट के अंदर बैठा था, आंखें बंद किए हुए, जैसे सिर्फ सो रहा हो। अचानक उसने झटके से आंखें खोली। उसका दिल तेज धड़क रहा था। वो समझ नहीं पा रहा था कि अभी क्या हुआ। उसके पास खड़ा शामन अपना स्टाफ उठाकर जोर से कुछ बोला, सुबाए। फिर उसने सबके सामने अनाउंस किया कि ये लड़का अब यानलोंग विलेज का रेजिडेंट है और वही अगला शामन बनेगा। ये सुनते ही कमांडर शॉक हो गया। उसने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि एक ऑर्डिनरी स्ट्रेंजर इतनी बड़ी पोजीशन पर अपॉइंट हो जाएगा। सिर्फ कमांडर ही नहीं, उसकी बेटी भी इक्वली स्टंट थी। उसने अपनी आंखों से सब देखा और सुना था। विलेज के ज्यादातर क्रीचर्स खुशी से भर गए। उनके लिए नया शामन मिलना मतलब उनकी ट्राइब का फ्यूचर सिक्योर हो जाना था। इसका मतलब था कि उनका मनोम या टोटम सेफ रहेगा और ट्राइब का विनाश नहीं होगा। लेकिन सब लोग खुश नहीं थे। कुछ लोगों को डाउट था कि एक इतना यंग और अननोन लड़का कैसे पुराने शामन की जगह ले सकता है। उन्हें लग रहा था कि शायद ये डिसीजन रिस्की है। फिर भी उनके पास कोई और ऑप्शन नहीं था। तब कमांडर ने ओपनली अनाउंस किया कि वो पुराने शामन के डिसीजन पर पूरा ट्रस्ट करता है।
उसने इनडायरेक्टली सबको सिग्नल दिया कि डिबेट खत्म हो चुकी है। इस बीच राइटर खुद बिल्कुल कंफ्यूज्ड खड़ा था। बाकी सब सेलिब्रेट कर रहे थे, लेकिन किसी ने उसकी ओपिनियन पूछने की जरूरत नहीं समझी। वो अभी नई दुनिया में आया ही था और तुरंत उसे शामन बना दिया गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब उसे क्या करना चाहिए। तभी वो लड़की जिसे उसने सबसे पहले देखा था उसके पास आई और बिना हेजिटेशन के उसका हाथ पकड़कर उसे कहीं ले जाने लगी। राइटर ने रेजिस्ट नहीं किया, वो चुपचाप उसके साथ चल पड़ा। पीछे विलेजर्स अब भी डिस्कस कर रहे थे। कुछ लोग उसका नाम सुबाई रिपीट कर रहे थे, कह रहे थे कि ये नाम कितना अजीब है और वो किस ट्राइब से आया होगा। दूसरी तरफ कई लोग बस इस बात से रिलीव थे कि अब उनके पास शामन है। इसका मतलब था कि उनका टोटम प्रोटेक्ट रहेगा और वो अपने एंसेस्टर्स को डिसअपॉइंट नहीं करेंगे। राइटर अब भी इंटरनली स्ट्रगल कर रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इतनी जल्दी उसकी डेस्टिनी कैसे डिसाइड हो गई। तब लड़की ने उसे रीअश्योर किया। उसने कॉन्फिडेंटली कहा कि उसे खुद ग्रेट शामन ने चूज किया है और उनके डिसीजंस पर कभी डाउट नहीं किया जाता। वो इतने कॉन्फिडेंस से बोल रही थी कि उसने उंगली से उसकी तरफ पॉइंट करके अपनी बात एम्फसाइज की। फिर उसने अपना इंट्रोडक्शन दिया। उसने बताया कि उसका नाम यान हुआ है और अब वो नए शामन पर नजर रखेगी। अगर उसे कोई सवाल हो तो वो फ्रीली पूछ सकता है। यान हुआ क्लियरली एक्साइटेड थी अपनी न्यू रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेकर। राइडर ने तुरंत मौका पकड़ा और ट्राइब के बारे में पूछा। यान हुआ ने एक्सप्लेन किया कि उनका ट्राइब यान लॉन्ग के नाम से जाना जाता है और उनका टोटम भी यान लॉन्ग है, लेकिन वो टोटम का प्रॉपर डिस्क्रिप्शन नहीं दे पाई। उसने बस इतना कहा कि वक्त आने पर वो खुद देख लेगा। राइटर ने तुरंत कनेक्ट किया कि शायद जो क्रीचर उसने फायर विजन में देखा था, ड्रैगन या स्नेक जैसा, वही यान लॉन्ग टोटम होगा। उसके बाद उसने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बारे में पूछा। उसने ऑब्जर्व किया था कि यान हुआ का फादर ट्राइब का लीडर है, लेकिन वो भी शामन की बात मानता है। इसका मतलब शामन हाईएस्ट अथॉरिटी होता है। यान हुआ उसका सवाल सुनकर थोड़ी हैरान हुई। उसने सोचा कि वो किस ट्राइब से आया है जो बेसिक हायरार्की तक नहीं जानता। फिर उसने पेशेंटली एक्सप्लेन किया कि शामन ट्राइब का सबसे पावरफुल इंसान होता है। अगर ट्राइब के पास शामन न हो तो वो सरवाइव नहीं कर सकती। शामन के बाद लीडर का पोजीशन आता है जो उसके फादर यान गू होल्ड करते हैं, और लीडर के बाद मेन हंटर्स होते हैं जो इनक्रेडिबल स्ट्रेंथ और स्किल्स रखते हैं। यन हुआ ने आगे एक्सप्लेन किया कि ट्राइब के अंदर हायरार्की क्लियर थी। सबसे ऊपर शामन, फिर लीडर यांगू, उसके बाद मेन हंटर्स जिनके पास एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्ट्रेंथ होती है, उनके नीचे टोटम सोल्जर्स, रिजर्व सोल्जर्स और फाइनली कॉमन पीपल होते हैं। राइटर ने नोटिस किया कि ट्राइब में लोगों की टोटल संख्या कम है, लेकिन पोजीशंस काफी ज्यादा हैं। उसका ये ऑब्जर्वेशन सुनकर यन हुआ थोड़ी हर्ट हुई। उसने धीरे से बताया कि पहले उनकी सेटलमेंट में बहुत ज्यादा लोग हुआ करते थे। उसने अपनी खुशी भरी एक्सप्रेशन को संभालते हुए एक पुरानी कहानी शुरू की। येनलोंग ट्राइब कभी अपने एंसेस्टर्स की छोड़ी हुई फर्टाइल लैंड पर रहती थी। वहां पानी का नेचुरल सोर्स था, खाने की कभी कमी नहीं होती थी। ट्राइब स्ट्रांग और प्रॉस्पेरस थी। टोटल 300 लोग, जिनमें से 65 पावरफुल सोल्जर्स थे, लेकिन उनकी पीसफुल लाइफ सिर्फ एक मेमोरी बनकर रह गई। 6 महीने पहले ब्लैक स्नेक ट्राइब ने उन पर अटैक किया। उन्होंने येनलोंग के हंटिंग ग्राउंड्स डिस्ट्रॉय कर दिए। बहुत से लोग उस दिन मर गए। सबसे बड़ा नुकसान ये था कि उन्हें अपनी फर्टाइल लैंड छोड़नी पड़ी, क्योंकि वो ब्लैक स्नेक ट्राइब का सामना नहीं कर पाए। मजबूरन उन्हें इस बैरन जगह पर शिफ्ट होना पड़ा जहां वो अब रह रहे थे। यन हुआ ने स्ट्रांग वॉइस में कहा कि वो खुद को स्ट्रांग बनाएगी, अपने कैप्चर्ड कॉमरेड्स को बचाएगी और अपने एंसेस्टर्स की जमीन वापस लेगी। जब वो गुस्से में चिल्लाते हुए हर मरे हुए इंसान का बदला लेने की बात कर रही थी, राइटर चुपचाप सब कुछ प्रोसेस कर रहा था। उसने रियलाइज किया कि सिचुएशन सिर्फ इमोशनल नहीं, स्ट्रेटेजिक भी है। बाद में यन हुआ उसे पूरी सेटलमेंट घुमाने ले गई ताकि नया शामन अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली जगह को समझ सके। ये क्लियरली दिखता था कि फर्टाइल लैंड खो देने के बाद भी यन हुआ इस जगह से इमोशनली अटैच थी। वॉक के दौरान राइटर ने रियल ट्राइब की कंडीशन ऑब्जर्व की। ऑलमोस्ट सब लोग पतले और पीले दिख रहे थे। उनके चेहरों पर मैल न्यूट्रिशन क्लियर था। राशन पर पर्सन इतना कम था कि स्टार्वेशन ऑब्वियस थी। दूसरी बड़ी प्रॉब्लम हाइजीन थी। बैड वेदर कंडीशंस और लैक ऑफ क्लेनलीनेस मिलकर बैक्टीरिया के स्प्रेड के लिए परफेक्ट एनवायरनमेंट बना रहे थे। अगर एपिडेमिक शुरू हो गया तो ट्राइब के लिए वो फाइनल ब्लो हो सकता था। राइटर को समझ नहीं आ रहा था कि शामन होने के नाते वो सबसे पहले किस प्रॉब्लम को टैकल करे, फूड, हेल्थ, डिफेंस। तभी उसने एक अजीब मैकेनिकल सा साउंड सुना, जैसे कोई नोटिफिकेशन आ रही हो। उसके सामने हवा में एक ट्रांसलूसेंट इंटरफेस अपीयर हुआ। एक मैसेज फ्लैश हुआ, डेली ऑक्सिलरी सपोर्ट सिस्टम लोडिंग, डाउनलोड कंप्लीट, सिस्टम एक्टिवेटेड सक्सेसफुली। राइटर ने अंदर ही अंदर साय किया। उसने सोचा कि एक राइटर होने के नाते उसने इस ट्रोप को काउंटलेस बार लिखा है। इसे कई वर्ल्ड हो और सिस्टम ना आए, ऐसा कैसे हो सकता है। उसने सिर्फ अपने थॉट्स के थ्रू सिस्टम को कंट्रोल करने की कोशिश की और पूछा कि अवेलेबल फंक्शंस क्या हैं।
सिस्टम ने बताया कि उसे हर दिन चेक इन करना होगा। हर डेली चेक इन पर एक रैंडम न्यूबी सेट मिल सकता है। थोड़ा चांस मीडियम सेट का होता है और बहुत ही रेयर चांस एडवांस सेट का। साथ ही मेंशन किया गया कि मंथली माइलस्टोन रिवॉर्ड्स भी होंगे। राइटर ने महसूस किया कि शायद इस ब्रोकन ट्राइब के लिए ये सिस्टम ही टर्निंग पॉइंट हो सकता है। अब सवाल ये था, क्या वो इस रैंडम रिवॉर्ड सिस्टम के भरोसे पूरी ट्राइब का फ्यूचर बदल सकता है? सिस्टम ने आगे बताया कि मंथली चेक इन पर एवरेज सेट गारंटीड होगा और एनुअल मार्क पर एडवांस सेट पक्का मिलेगा। साथ ही उसने ये भी इन्फॉर्म किया कि पहले साल के बाद और सपोर्ट फीचर्स अनलॉक होंगे। ये सब सुनते ही लड़के ने अंदर ही अंदर सोचा कि मदद उतनी पावरफुल नहीं थी जितनी उसने इमेजिन की थी। उसने रियलाइज किया कि उसके पास 1 साल वेट करने का टाइम नहीं था। अगर सिचुएशन ऐसे ही रही तो ट्राइब भूख से खत्म हो सकती थी। फिर अचानक उसके दिमाग में एक और सवाल आया। उसने सिस्टम से पूछा कि क्या बाकी लोग भी इस इंटरफेस को देख सकते हैं? सिस्टम ने क्लियर जवाब दिया कि सिर्फ ओनर ही इसे देख सकता है। ये सुनकर उसे थोड़ा रिलीफ मिला। तब तक यानहुआ नोटिस कर चुकी थी कि वो उसकी बात प्रॉपरली नहीं सुन रहा था। उसने थोड़ा गुस्से में कहा कि जब वो ट्राइब के बारे में सीरियस बात कर रही है तब वो ध्यान नहीं दे रहा, जबकि उसे ट्रेनिंग करनी चाहिए थी। नए शामन ने तुरंत माफी मांगी और कहा कि शायद उसे चक्कर आ रहे थे, इसलिए वो कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाया। लेकिन यानहुआ पूरी तरह कन्विंस नहीं हुई। फिर भी उसने ज्यादा बहस नहीं की और उसे आराम करने के लिए अपने साथ ले गई। वो उसे सेटलमेंट के एक हट तक ले गई। अंदर जाकर लड़के ने देखा कि एक टाइगर फर बिछा हुआ था जो बेड जैसा यूज हो रहा था। वो इधर उधर देखते हुए बोला कि शायद अब उसे यहीं रहना होगा। हालांकि ये जगह उसके पुराने घर से बिल्कुल अलग थी। यानहुआ थोड़ी शर्माई और धीरे से बोली कि शायद यहाँ रहना उसके लिए बेटर होगा। लड़के ने उसकी टोन में आए चेंज पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। उसने बस इतना कहा कि वो बहुत थक चुका है और फाइनली रेस्ट करेगा। वो सीधा टाइगर फर पर लेट गया। यानहुआ के एक्सप्रेशन से लग रहा था कि वो खुश नहीं थी, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा और चुपचाप बैठ गई। लड़के ने टाइगर स्किन को स्मेल किया और सोचा कि इसमें हल्का सा मिल्क जैसा सेंट है, जो उसे अजीब तरह से पसंद आया। तभी यानहुआ ने अचानक रिएक्ट किया। उसने तेज आवाज में कहा कि उसे टाइगर स्किन को स्मेल या टच नहीं करना चाहिए। उसकी इतनी शार्प रिएक्शन देखकर लड़का हैरान रह गया। तब यानहुआ ने एक्सप्लेन किया कि वो वही जगह थी जहां वो खुद सोती थी। ये सुनकर सिचुएशन थोड़ी ऑकवर्ड हो गई। लड़के ने महसूस किया कि एटमॉस्फेयर टेंस हो चुका है। उसने समझा कि अगर यानहुआ ने उसे अपने हट में रहने दिया है तो इसका मतलब है कि अब दोनों को साथ रहना पड़ेगा। उसने नोटिस किया कि यानहुआ के हॉर्न्स और टेल होने के बावजूद उसकी पर्सनैलिटी और अपीयरेंस काफी इंप्रेसिव थी। उसने प्रैक्टिकल सोचकर डिसाइड किया कि वो यहीं रुकेगा, लेकिन यानहुआ को उसका कैजुअल एटीट्यूड पसंद नहीं आया। यानहुआ ने गुस्से में उससे पूछा कि उसे किसने कहा था कि वो ऐसे बिहेव करे जैसे उस पर कोई एहसान किया जा रहा हो। उसने क्लियरली कह दिया कि अगर वो उसके हट में रह रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो उससे रिक्वेस्ट कर रही थी। फिर उसने बताया कि वैसे भी उसे आज रात पेट्रोल पर जाना है, इसलिए वो जा रही है। जाते जाते उसने वार्निंग भी दी कि वो उसकी चीजों को हाथ ना लगाए, वरना उसे सर पर मार पड़ेगी। लड़के को उसका डांटना थोड़ा क्यूट लगा। उसने सोचा कि बाहर से स्ट्रांग और मैच्योर दिखने वाली यानहुआ असल में काफी जल्दी शर्मा जाती है। जैसे ही वो हट से बाहर गई, उसने डिसाइड किया कि अब सीरियस काम शुरू करना चाहिए। उसने सिस्टम को मेंटली कमांड दिया कि वो चेक इन करना चाहता है। तुरंत रिस्पॉन्स आया कि चेक इन सक्सेसफुल रहा। जैसे ही उसने फर्स्ट डे ऑप्शन सिलेक्ट किया, सिस्टम ने इन्फॉर्म किया कि रिवॉर्ड मिलने वाला है। थोड़ी देर बाद सिस्टम ने कॉन्ग्रेचुलेट करते हुए बताया कि उसे एक एवरेज सपोर्ट सेट मिला है जिसमें हीलिंग एबिलिटी इंक्लूडेड है। वो थोड़ा सरप्राइज्ड हुआ और सोचा कि शायद ये उसकी किस्मत थी। फिर उसने डाउट किया कि क्या पहला रिवॉर्ड हमेशा गारंटीड होता है या ये सिर्फ चांस था। इस कंफ्यूजन को क्लियर करने के लिए उसने कैरेक्टर पैनल ओपन किया। पैनल पर उसने अपना नाम सुबाई देखा। उसकी एंड्योरेंस 0.710 थी। स्ट्रेंथ और स्पीड भी लगभग उतनी ही लेवल पर थी। स्पिरिचुअल पावर लेवल 2.110 शो हो रहा था। ऑक्यूपेशन राइटर लिखा था और अब न्यूली एक्वायर्ड हीलिंग एबिलिटी लेवल 1 ऐड हो चुकी थी। ये सब देखकर उसने कंक्लूड किया कि उसकी एबिलिटीज एवरेज से भी नीचे हैं। इस हार्श दुनिया में सर्वाइव करने के लिए ये काफी नहीं होगा। उसे अपनी ग्रोथ पर सीरियस फोकस करना पड़ेगा। इसी दौरान रात काफी हो चुकी थी, लेकिन पुराने शामन की हट से रोशनी आ रही थी। इसका मतलब था कि वो अभी तक जाग रहे थे। अंदर ओल्ड शामन अकेला नहीं था, ट्राइब का चीफ भी उनके साथ बैठा था। ओल्ड शामन के हाथ में एक मैजिकल आइटम था जिससे लग रहा था कि वो अपनी शक्ति को स्टेबल रखने की कोशिश कर रहे हैं। चीफ ने कंसर्न के साथ कहा कि उन्हें नहीं पता सुबाई कहां से आया है, इसलिए डाउटफुल है कि वो सच में शामन बन पाएगा। ओल्ड शामन ने शांत स्वर में जवाब दिया कि उनके पास चॉइस नहीं है। ट्राइब में अब कोई भी मैजिक यूजर नहीं बचा, सिर्फ वो लड़का ही एक पॉसिबिलिटी है। ये कहते कहते उन्हें जोर की खांसी आई,
जिससे चीफ काफी घबरा गया। उसने कहा कि उन्हें अपनी हेल्थ का ध्यान रखना चाहिए। तब ओल्ड शामन ने सीधे शब्दों में बता दिया कि चाहे वो कितनी भी कोशिश कर लें, उनके पास ज्यादा से ज्यादा 2-3 दिन ही बचे हैं। रेड के वक्त ब्लैक स्नेक ट्राइब के अटैक ने उन्हें अंदर से तोड़ दिया था। चीफ को गिल्ट महसूस हुआ और उसने कहा कि अगर ट्राइब ज्यादा स्ट्रांग होती तो शामन को इतना सफर नहीं करना पड़ता। लेकिन ओल्ड शामन ने उसे काम करते हुए कहा कि अब ब्लेम का वक्त नहीं है, अब फ्यूचर के बारे में सोचना ज्यादा जरूरी है। उन्होंने रिक्वेस्ट की कि 3 दिन बाद सक्सेशन सेरेमनी कर दी जाए। चीफ हेजिटेंट था। उसे लग रहा था कि ये डिसीजन बहुत जल्दी में लिया जा रहा है, क्योंकि उन्हें सुबाई के बारे में कुछ नहीं पता। शायद वो ब्लैक स्नेक ट्राइब का स्पाई भी हो सकता है। लेकिन ओल्ड शामन पूरी तरह श्योर थे। उन्होंने कहा कि ब्लैक स्नेक ट्राइब इतना सीधा और साफ दिल का लड़का नहीं भेज सकती। उन्होंने याद दिलाया कि उन्होंने उसकी सोल देखी है और उसमें कोई मैलिस नहीं था। उनके हिसाब से उसका दिल बारिश के पानी जैसा साफ था, जो अभी जमीन को छुआ भी नहीं है। ओल्ड शामन ने यह भी कहा कि शायद सुबाई किसी लेजेंडरी ट्राइब से आया है, इसलिए उसे प्रोटेक्ट करना जरूरी है, कम से कम तब तक जब तक वो खुद गलत रास्ता चूज न करे। जब हट के अंदर उसके फ्यूचर पर डिस्कशन हो रहा था, तब सुबाई खुद अपने नए बेड पर चैन से सो रहा था, बिल्कुल अनजान कि 3 दिन बाद उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदलने वाली है। ओल्ड शामन ने अपनी बात और स्ट्रांग तरीके से रखते हुए चीफ को कन्विंस कर दिया कि सुबाई एक अच्छा और साफ दिल का लड़का है। उनकी बातों से प्रभावित होकर कमांडर ने डिसाइड किया कि सक्सेशन सेरेमनी की तैयारी तुरंत शुरू की जाएगी। जब चीफ वहां से निकलने वाले थे, तब ओल्ड शामन को एक और जरूरी बात याद आई। उन्होंने धीरे से बताया कि अक्सर शामन की पावर्स उनके डिसेंडेंट्स को इनहेरिट होती हैं, इसलिए बेहतर होगा कि नया शामन ज्यादा से ज्यादा बच्चे पैदा करे ताकि ट्राइब का मैजिकल फ्यूचर सिक्योर हो सके। कमांडर ने उन्हें अश्योरेंस दिया कि वो इस बात का पूरा ध्यान रखेंगे और सब कुछ ट्राइब के भले के लिए करेंगे। जैसे ही चीफ हट से बाहर निकले, उनकी नजर अपनी बेटी यान हुआ पर पड़ी, जो हट के बहुत पास बैठी हुई थी। उन्हें तुरंत समझ आ गया कि शायद वो पूरी बात सुन चुकी है। यान हुआ ने जल्दी से सफाई दी कि वो सिर्फ पेट्रोल करते हुए वहां से गुजर रही थी और उसने कुछ नहीं सुना। लेकिन चीफ ने उसे शांत करते हुए कहा कि उसे फर्क नहीं पड़ता कि उसने सुना या नहीं। फिर उन्होंने कहा कि उनके पास उसके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट टास्क है। यान हुआ खुश हो गई, क्योंकि उसे लगा कि फाइनली उसके पिता ने उसकी स्ट्रेंथ को एक्नॉलेज किया है। वो रेडी थी कोई भी मिशन लेने के लिए, ताकि साबित कर सके कि वो केपेबल है। लेकिन कमांडर का एक्सप्रेशन सीरियस था। उन्होंने सीधे शब्दों में कहा कि उसे यंग शामन की वुमन बनना होगा और उसके बच्चे पैदा करने होंगे, जितने ज्यादा हो सके। ये सुनकर यान हुआ स्टन्ड रह गई। कुछ पल के लिए वो चुप खड़ी रही, समझने की कोशिश करते हुए कि उसने अभी क्या सुना। जब उसे सब क्लियर हुआ तो उसने तुरंत प्रोटेस्ट किया। उसने याद दिलाया कि वो सिर्फ उस आदमी से शादी करेगी जो उससे ज्यादा स्ट्रांग हो। उसके हिसाब से सुबई बिल्कुल पतला और कमजोर था और फाइट में उसका कोई चांस नहीं था। इस पर चीफ ने थोड़ा गुस्से में कहा कि ट्राइब में ऐसे कितने लोग हैं जो उससे स्ट्रांग हैं। उन्होंने ये भी कहा कि अगर वो उस लड़के से लड़ने की कोशिश करेगी तो बेचारा शायद बच ही नहीं पाएगा। फिर उन्होंने सीरियस टोन में कहा कि यान हुआ अब 19 साल की हो चुकी है। अब बच्चे पैदा करना और ट्राइब की फ्यूचर के लिए कंट्रीब्यूट करना उसकी जिम्मेदारी है। लेकिन यान हुआ इस बात से बिल्कुल खुश नहीं थी। उसने कहा कि उसे बच्चों की चिंता नहीं है, उसका गोल सिर्फ स्ट्रांग बनना है और अपने ट्राइब का बदला लेना है। गुस्से में उसने ये तक कह दिया कि अगर इतनी ही जल्दी है तो कमांडर खुद ही शामन से शादी कर लें। ये कहकर वो वहां से दौड़ पड़ी। चीफ ने उसे रोकने के लिए आवाज लगाई, लेकिन वो रुकने वाली नहीं थी। हट के अंदर बैठा ओल्ड शामन ये सब चुपचाप सुन रहा था। उसे हैरानी हुई कि यान हुआ में अभी भी इतनी एनर्जी और जज्बा है। अंदर ही अंदर उन्होंने सोचा कि देखना होगा इस ट्राइब का फ्यूचर क्या मोड़ लेता है। चाहे उनके पास ज्यादा वक्त ना हो, फिर भी वो अपनी लास्ट सांसें तक ट्राइब के लिए बेस्ट फाउंडेशन छोड़ने की कोशिश करेंगे। अगली सुबह सुबई की नींद ठंड की वजह से खुल गई। बाहर का टेम्परेचर बहुत लो था और वो हल्की कपड़ों में था। ठंड इतनी ज्यादा थी कि उसे हट से लिटरली क्रॉल करके बाहर निकलना पड़ा। उसने नोटिस किया कि हट्स में जगह जगह क्रैक्स और होल्स थे, जिससे हवा सीधी अंदर आ रही थी। इसी वजह से अंदर रहना भी मुश्किल था। वो इतना ठंड महसूस कर रहा था कि उसे लगा अगर कुछ जल्दी ना किया गया तो वो फ्रीज हो जाएगा। तब उसने डिसाइड किया कि ट्राइब की सर्वाइवल के लिए सबसे पहला काम इन हट्स को ठीक करना होगा, वरना ये सर्दी और भूख मिलकर सबको खत्म कर देगी। सुबई ने सोचा कि ये सर्दी हर रात ऐसे ही नहीं चल सकती। तभी उसने देखा कि यान हुआ वापस आ चुकी है। उसने सीधा उससे कहा कि थोड़ा और स्ट्रॉ ले आए ताकि हट के होल्स बंद किए जा सके। लेकिन यान हुआ कुछ देर तक बस उसे देखती रही, जैसे उसने सुना ही ना हो। फिर धीरे से उसे एहसास हुआ कि यंग शामन ने उससे कुछ मांगा है। उसके दिमाग में अभी भी अपने पिता के साथ हुई बात घूम रही थी,
जैसे ही उसने सुबही को देखा, उसे अनजाने में वो बात याद आई जहां उससे कहा गया था कि उसके बच्चे पैदा करने होंगे। अचानक बिना किसी वार्निंग के यान हुआ ने उसे पीटना शुरू कर दिया और चिल्लाकर कहने लगी कि उसे ज्यादा स्ट्रांग आदमी चाहिए। सुबही पूरी तरह कंफ्यूज हो गया। उसे समझ ही नहीं आया कि वो क्या कह रही है। उसने फिर से कामली कहा कि उसे सिर्फ स्ट्रॉ चाहिए। शायद वो उसकी बात सुन नहीं पाई। तब जाकर यान हुआ को समझ आया कि वो एक्चुअली स्ट्रॉ मांग रहा था। उसने थोड़ा एम्बैरेस्ड होते हुए पूछा कि उसे स्ट्रॉ किस लिए चाहिए। सुबाई ने एक्सप्लेन किया कि हट में बहुत सारे होल्स और क्रैक्स हैं जिससे ठंडी हवा अंदर आ रही है। अगर उन्हें स्ट्रॉ से पैच ना किया गया तो रहना मुश्किल हो जाएगा। अब यान हुआ को सिचुएशन क्लियर हो गई। उसने हाँ में सर हिलाया और कहा कि वो मदद करेगी। लेकिन सुबाई को लगा कि वो अब पहले से ज्यादा अजीब बिहेव कर रही है। उसे बिल्कुल आइडिया नहीं था कि उसके और उसके पिता के बीच क्या डिस्कशन हुआ था, इसलिए वो बस कंफ्यूज था कि बिना वजह उसे क्यों मारा गया। जब दोनों स्ट्रॉ लेने जा रहे थे तब सुबाई की नजर एक ऐसे सीन पर पड़ी जिसने उसे रोक दिया। उसने देखा कि कुछ लोग हट के अंदर नहीं बल्कि सिर्फ एक छोटी सी कैनोपी के नीचे सो रहे थे। वो छोटे बच्चे थे जो ठंड से बचने के लिए गुच्चा बनकर लिपटे हुए थे। ये देखकर उसने यान हुआ से पूछा कि ये लोग बाहर क्यों सो रहे हैं और उनके पास ढकने के लिए कुछ भी क्यों नहीं है। यान हुआ ने सीधा जवाब दिया कि ट्राइब में सबके पास घर नहीं है। एनिमल स्किन्स बहुत वैल्यूएबल हैं, इसलिए हर कोई अपनी चीज संभाल कर रखता है। उसने ये भी ऐड किया कि शामिन की लाइफ ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए उसे टेंशन लेने की जरूरत नहीं। लेकिन सुबाई के एक्सप्रेशन से साफ था कि वो इस बात से खुश नहीं था। फिर भी यान हुआ ने उसकी मदद की और दोनों स्ट्रॉ लेकर वापस चल पड़े। लेकिन जब वो हट के पास पहुंचे तो सुबाई ने स्ट्रॉ अपने लिए यूज नहीं किया। उसने सारा स्ट्रॉ उन बच्चों पर बिछा दिया जो बाहर सो रहे थे, ताकि उन्हें थोड़ी गर्माहट मिल सके। यान हुआ हैरान रह गई। उसने पूछा कि उसने अपना स्ट्रॉ दूसरों को क्यों दे दिया, जबकि वो शामन है और उसकी सेफ्टी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सुबाई ने शांत स्वर में जवाब दिया कि दूसरों की जिंदगी भी उतनी ही कीमती है जितनी उसकी खुद की। ये शब्द सुनकर यान हुआ कुछ पल के लिए चुप हो गई। उसने महसूस किया कि यंग शामन वैसा नहीं है जैसा उसने पहले सोचा था। उसकी असली पर्सनैलिटी उसके एक्शन से सामने आ रही थी। तभी अचानक पूरे सेटलमेंट में आवाज गूंजी कि हंटर्स वापस आ गए हैं। सब लोग एक्साइटमेंट में बाहर निकले। इस बार हंटर्स खाली हाथ नहीं आए थे, वो शिकार लेकर आए थे। लोगों के चेहरे पर खुशी थी क्योंकि उन्हें लगा कि आज सबको खाना मिलेगा। एक छोटा बच्चा तो रेड मेन बोर के पास दौड़ कर गया और बोला कि ये जानवर बहुत टेस्टी लग रहा है। अडल्ट्स भी रिलीव थे कि आज वो बच्चों को अच्छा खाना खिला पाएंगे। सुबई ने जब फूड डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में सवाल पूछा तब उसे अचानक याद आया कि उसने खुद भी पूरे दिन कुछ नहीं खाया था। यान हुआ ने उसे समझाया कि मीट का सबसे बड़ा हिस्सा पहले टोटम वॉरियर्स को दिया जाता है, जो बच जाता है वो बच्चों और रिजर्व वॉरियर्स में बांटा जाता है। सुबई ने फिर पूछा कि बूढ़े लोग क्या खाते हैं। यान हुआ ने सीधा जवाब दिया कि उन्हें बहुत कम फूड मिलता है। अक्सर वो जंगल के फ्रूट्स पर डिपेंड करते हैं, अगर कुछ मिल जाए तो। उसने ये भी बताया कि ट्राइब एक बार में पूरा शिकार नहीं खाती। आधा मीट तुरंत खाया जाता है और बाकी आधा सुखाकर स्टोर किया जाता है, ताकि जब हंटर्स बाहर हों और शिकार ना मिले तब काम आ सके। ये सब सुनकर सुबई को समझ आ गया कि ट्राइब का पूरा सर्वाइवल सिर्फ कुछ हंटर्स और गैदरर्स पर डिपेंड करता है, और वो भी लक पर। अगर शिकार ना मिले तो सब भूखे रह जाते हैं। उसने यान हुआ से पूछा कि क्या ट्राइब फार्मिंग, खेती या लाइवस्टॉक ब्रीडिंग करती है, क्योंकि इससे रेगुलर फूड सप्लाई मिल सकती है। यान हुआ उसकी बात समझ ही नहीं पाई। उसने हैरानी से पूछा कि वो क्या कह रहा है। फिर उसने ऐड किया कि जब वो लोग खुद को मुश्किल से खिला पाते हैं तो जानवर पालने का सवाल ही पैदा नहीं होता। ये जवाब सुनकर सुबई और भी ज्यादा शॉक हो गया। उसे रियलाइज हुआ कि सिचुएशन उसकी सोच से भी ज्यादा खराब है। उसने सोचा कि अगर वो पिग्स पालने का आइडिया दे भी दे तो शायद ट्राइब भूख के मारे पहली रात ही उसे काटकर खा जाए। तभी एक लायन जैसा दिखने वाला आदमी उनके पास आया। उसने यान हुआ से पूछा कि ये नया लड़का कौन है, क्योंकि उसने इसे पहले कभी नहीं देखा। वो आदमी अपना शिकार जमीन पर रखकर डिटेल में जानने लगा। उसने मजाक में पूछा कि क्या ये यान हुआ का फ्यूचर हस्बैंड है, जिसे उसके पिता ने ढूंढा है। यान हुआ तुरंत गुस्से में उस पर चिल्लाई। उसने उसे अंकल कॉन्गशी कहकर डांटा और कहा कि वो रोज रोज शादी की बात करके उसे परेशान करता है। तब हंटर्स को बताया गया कि ये लड़का शामन का एयर है। ये सुनकर सबके चेहरे पर असली सरप्राइज और खुशी आ गई। उन्हें लगा कि ट्राइब की होप अभी जिंदा है। एक हंटर ने मजाक में कहा कि ये लड़का बहुत पतला है, इसलिए इसे मोटा करना जरूरी है। उसने कहा कि वो अपना पूरा शिकार उसे दे देगा।
सबको लगने लगा कि ट्राइब का फ्यूचर इस यंग शामन पर डिपेंड करता है, इसलिए सब उसकी जिंदगी आसान बनाने की कोशिश कर रहे थे। सुबई ने धीरे से यान हुआ से पूछा कि क्या सेटलमेंट में आने वाले हर गेस्ट के साथ ऐसा ही बिहेवियर होता है। यान हुआ ने सीधा जवाब दिया कि स्ट्रेंजर्स के साथ ऐसा ट्रीटमेंट नहीं होता, ये सब सिर्फ इसलिए हो रहा है क्योंकि वो फ्यूचर शामन है। तभी एक छोटा बच्चा उसके कपड़ों को खींचने लगा। उसके हाथ में एक छोटी सी बर्ड थी जिसे वो भूख भरी नजर से देख रहा था। साफ था कि वो खुद उसे खाना चाहता था। फिर भी उसने सीधे शब्दों में कहा कि वो अपना फूड शामन के साथ शेयर करना चाहता है। सुबई का दिल इस जेस्चर से पिघल गया, लेकिन वो समझ गया कि बच्चा ये सिर्फ रिस्पेक्ट और फ्यूचर होप की वजह से कर रहा है। रात होने तक सब लोग अपने हट्स की तरफ लौट गए। सिर्फ सुबई और यान हुआ आग के पास बैठे रहे और शिकार को रोस्ट करने लगे। आग की रोशनी में यान हुआ ने उससे पूछा कि उसने उस छोटे बच्चे का मीट क्यों नहीं लिया। उसने कहा कि अगर वो ले लेता तो ये शामन के लिए एक ऑनर होता और बच्चा खुश होता कि उसका गिफ्ट एक्सेप्ट किया गया। ये सवाल सुनकर सुबई कुछ देर तक चुप रहा, जैसे वो अपने जवाब को केयरफुली सोच रहा हो। ये सब देखते हुए सुबाई ने यान हुआ से पूछा कि क्या ये फूड सब विलेजर्स के बीच इक्वली डिवाइड किया जाता है। उस सीन में बताया गया था कि लड़के ने समझाया था कि इसमें कोई खास इज्जत वाली बात नहीं है क्योंकि सब लोग इंसान ही हैं, और उसने मजाक में ये भी ऐड किया था कि मीट को अच्छे से पकाना ही बेटर होता है। वो ये इसलिए कह रहा था क्योंकि उसने नोटिस किया था कि हीरोइन कुक्ड मीट को भूखी नजरों से देख रही थी, जैसे शिकार बस रेडी होने वाला हो। जब उसे लगा कि मीट प्रॉपरली कुक हो चुका है तब उसने तुरंत उसे आग से हटा लिया, क्योंकि अब खुद को और टॉर्चर करने का कोई रीजन नहीं था। फिर उसने हीरोइन को खाना ऑफर किया क्योंकि वो अब भी मीट से नजर नहीं हटा पा रही थी, लेकिन हीरोइन ने मना कर दिया था। उसने कहा था कि ये मीट शामन के लिए है और सिर्फ वही इसे खा सकता है। फिर भी यान हुआ ज्यादा देर तक अपनी भूख कंट्रोल नहीं कर पाई। उसने हाथ बढ़ाते हुए कहा था कि अगर सुबई इतना इंसिस्ट कर रहे हैं तो वो मना नहीं करेगी। साथ ही उसने ये भी कहा था कि उसे चुपचाप खाना पड़ेगा ताकि किसी को पता न चले। ये सब देखकर सुबई ने उसे रोक दिया था और सीधा कहा था कि ज्यादा बातें ना करे और बस एक बाइट ले ले। यान हुआ ने उसकी बात रिपीट करते हुए कहा था कि वो सिर्फ छोटा सा पीस ही लेगी, खुद को कंट्रोल करने की कोशिश करते हुए। नरेशन में दिखाया गया कि हीरोइन कितनी भूखी थी। जैसे ही उसने मुंह खोला उसकी हालत क्लियरली नजर आ रही थी। सुबई ने भी उसकी कंडीशन नोटिस की थी, लेकिन उसे रिएक्ट करने का मौका ही नहीं मिला। यान हुआ तुरंत उसके पास आई और कहने लगी कि वो सिर्फ एक छोटा सा बाइट लेगी। उस पल ऐसा लगा था जैसे उसकी भूख एक तूफान की तरह आई हो। सुबई को महसूस हुआ था कि वो उस भूख के सामने बिल्कुल छोटा पड़ गया है। जब यान हुआ ने छोटा सा बाइट लिया तब सुबई ने मीट की तरफ देखा और हैरान रह गया। नरेशन के मुताबिक हीरोइन ने लगभग पूरा पीस ही खत्म कर दिया था, हड्डी तक नहीं छोड़ी थी। उसने कैजुअली कमेंट किया था कि मीट थोड़ा टफ था, लेकिन ज्यादा नहीं, बस एक ही कमी थी, नमक नहीं था। जैसे ही सुबई ने सॉल्ट का जिक्र किया, यान हुआ तुरंत अपने बैग में कुछ ढूंढने लगी। थोड़ी देर बाद उसने एक छोटा सा वेसल निकाला और सुबई को दिया। सुबई ने कंफर्म किया था कि उसमें सच में नमक था और पूछा था कि क्या ये उसका पर्सनल स्टॉक है। यान हुआ ने मान लिया था कि ट्राइब में नमक खत्म हो चुका है, लेकिन उसने थोड़ा सा सेव करके रखा था। उसने समझाया था कि टोटम वॉरियर्स के लिए नमक जरूरी होता है, लेकिन क्योंकि वो सिर्फ रिजर्व वॉरियर है इसलिए सुबई टेंशन ना ले और आराम से खा ले। नरेशन में मेंशन था कि सुबई को तब याद आया था कि स्टोन एज जैसे टाइम में नमक कितना कीमती होता था। अपने पिछली जिंदगी में वो इजीली 1 किलो नमक सस्ती प्राइस पर खरीद सकता था, लेकिन यहाँ ये एक ट्रेजर जैसा था। इसीलिए फाइनली सुबई बस सॉल्ट लेने से मना कर दिया था। उसने कहा था कि उसने डिसाइड किया है कि वो सिंपल ही खाना खाएगा। यान हुआ ने फिर भी इंसिस्ट किया था कि उसे बुरा नहीं लग रहा, लेकिन जब सुबई ने मना ही कर दिया तो उसने सॉल्ट वापस रख लिया और कहा कि फिर वो इसे अपने लिए संभाल कर रखेगी। अंदर ही अंदर सुबई सोच रहा था कि ये नमक यान हुआ के लिए कितना बड़ा खजाना है, इसलिए वो इसे यूं ही यूज नहीं कर सकता। उसने ये भी अंदाजा लगाया था कि जिस गांव में वो आया है शायद वो काफी गरीब है। सीन का एंड इस थॉट पर होता है कि सुबई ने डिसाइड किया था कि उसे जल्द ही कोई प्लान बनाना होगा ताकि गांव की सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन निकाला जा सके। नरेशन में बताया गया कि सुबई ने डिसाइड किया था कि गांव की प्रॉब्लम्स को जल्दी से जल्दी सॉल्व करना जरूरी है। काफी सोचने के बाद उसने कंक्लूड किया कि सबसे पहले सॉल्ट का इशू हैंडल करना होगा। इसलिए उसने यान हुआ से पूछा था कि उनकी ट्राइब नमक कहां से लाती है। यान हुआ ने बताया था कि हर 15 दिन में स्पॉटेड डियर ट्राइब का मार्केट लगता है, जहां आसपास की ट्राइब्स के लोग सामान खरीदने जाते हैं। उनकी ट्राइब के हंटर्स भी वहीं से नमक लाते हैं। जब सुबई ने पूछा कि अगला मार्केट कब लगेगा तो यान हुआ ने जवाब दिया था कि 10 दिन बाद। ये सुनकर सुबई ने सोचा था कि शायद उसे मार्केट जाना चाहिए ताकि वो इस नई दुनिया के बारे में और समझ सके, लेकिन उसके ख्यालों को अचानक ब्रेक तब मिला जब उसने देखा कि यान हुआ अपना चेहरा छुपाने की कोशिश कर रही है,
जैसे वो चुपके से कुछ खा रही हो। तभी पता चला कि उनकी बातचीत यानहुआ के पिता के आने से रुक गई थी। उसने सुबई को इन्फॉर्म किया था कि ग्रेट शामन ने उसे बुलाया है। ये सुनते ही सुबई उस झोपड़ी की तरफ चल दिया जहां उसे नया शामन चुना गया था। चीफ ने उसे ये नहीं बताया था कि उसे क्यों बुलाया गया है, इसलिए सुबई बिना कुछ जाने ही आगे बढ़ रहा था, जबकि चीफ उसकी पीठ को देखते हुए गहरी सोच में था। दूसरी तरफ कमांडर ने बाकी लोगों से कहा था कि जल्द ही ग्रेट शामन का समय खत्म होने वाला है और उसके बाद सब जिम्मेदारी सुबई पर आ जाएगी। एक हंटर ने जवाब दिया था कि वो ये बात जानता है और इसी वजह से सब लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं। झोपड़ी के पास कई हंटर्स खड़े थे, जैसे वो किसी चीज का इंतजार कर रहे हो। सबके चेहरों पर टेंशन और सोच नजर आ रही थी, क्योंकि सब ये सोच रहे थे कि ग्रेट शामन के जाने के बाद ट्राइब का क्या होगा। उनमें से एक हंटर ने हुड पहना हुआ था, इसलिए उसका चेहरा दिख नहीं रहा था। जब उसने अपना हुड उतारा तो सब हैरान रह गए। वो एक खूबसूरत लड़की थी। लोगों के मन में एक ही सवाल चल रहा था कि सुबई कैसा शामन साबित होगा, क्योंकि अब तक कोई भी उसकी असली पर्सनालिटी को नहीं जानता था। तभी हंटर्स ने एक आवाज सुनी जिसमें सबको अपने नए शामन का स्वागत करने को कहा गया। इस आवाज ने सबका ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। जब सुबह ग्रेट शामन के घर पहुंचा तो बूढ़े शामन ने उससे बताया था कि अगले दिन इनहेरिटेंस सेरेमनी होगी। उन्होंने कहा था कि वक्त बहुत कम है और अब और डीले नहीं किया जा सकता, क्योंकि उनका समय खत्म होने वाला है। इसलिए वो आज ही सब जरूरी बातें समझा देना चाहते थे। ग्रेट शामन ने फिर सुबई से पूछा था कि क्या वो जानता है कि शामन होने का असली मतलब क्या होता है। सुबई ने ईमानदारी से जवाब दिया था कि उसे पूरी तरह नहीं पता और उसे समझाया जाए। तब ग्रेट शामन ने बताया था कि शामन वो होता है जो ट्राइब की रक्षा करता है, उसके पास्ट को याद रखता है और उसका फ्यूचर तय करता है। सिर्फ ये सब जिम्मेदारी निभाकर ही कोई खुद को असली शामन कह सकता है। उन्होंने आगे समझाया था कि उनकी दुनिया में हर ट्राइब अपने टोटम की पावर पर बेस्ड होती है। हर ट्राइब का अपना अलग टोटम होता है, लेकिन उसकी शक्ति का यूज सिर्फ शामन ही कर सकता है। सिर्फ शामन ही टोटम वॉरियर्स के ब्लड मार्क्स को अवेकन कर सकता है। क्योंकि सुबई इस दुनिया में नया था, उसने पूछा था कि ये टोटम वॉरियर्स कौन होते हैं। ग्रेट शामन ने बताया था कि शामन के बाद ट्राइब में सबसे पावरफुल लोग वही होते हैं। उनके पास बहुत स्पिरिचुअल एनर्जी होती है और उनके खून में इमेंस पावर छुपी होती है। लेकिन उन्होंने ये भी क्लैरिफाई किया था कि सिर्फ ब्लड और स्पिरिचुअल एनर्जी का होना काफी नहीं होता। अगर टोटम मार्क्स अवेकन ना हो तो वो शक्ति कंट्रोल नहीं की जा सकती। इसी वजह से ट्राइब के लिए शामन का होना बहुत जरूरी है। आखिर में ये समझाया गया कि सिर्फ शामन ही वॉरियर्स के हिडन पोटेंशियल को अनलॉक कर सकता है और उन्हें इंसानी लिमिट से आगे की शक्ति दे सकता है। ये जिम्मेदारी अब जल्द ही पूरी तरह सुबई के कंधों पर आने वाली थी। ग्रेट शामन ने समझाया था कि हर इंसान के खून में पावर होती है। उन्होंने बताया था कि सही ट्रेनिंग और गाइडेंस के साथ सबसे कमजोर व्यक्ति को भी एक टोटम वॉरियर बनाया जा सकता है। फर्क सिर्फ इतना होता है कि नॉर्मल लोग, रिजर्व वॉरियर्स और टोटम वॉरियर्स के ब्लड पावर और स्पिरिचुअल एनर्जी के लेवल अलग होते हैं। उन्होंने आगे कहा था कि जब किसी व्यक्ति का ब्लड पावर काफी कलेक्ट हो जाता है तब शामन एक स्ट्रेंथनिंग रिचुअल करता है। अक्सर रिजर्व वॉरियर्स ही ज्यादा बैटल्स हैंडल कर लेते हैं और ट्राइब का डेली सर्वाइवल उन पर डिपेंड करता है। लेकिन गांव के बाहर कुछ ऐसे डरावने और शक्तिशाली जानवर होते हैं जिनकी ताकत का अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। सिर्फ टोटम वॉरियर्स ही उनका सामना कर सकते हैं। टोटम वॉरियर्स की संख्या कम होती है, लेकिन ट्राइब की असली स्ट्रेंथ उन्हीं पर डिपेंड करती है। ट्राइब कितनी पावरफुल है ये सीधा उनके टोटम वॉरियर्स की गिनती पर निर्भर करता है। ये सब सुनकर सुबाई ने समझा था कि शामन की रोल कितनी क्रूशियल होती है। जब तक ट्राइब के पास शामन है तब तक नए टोटम वॉरियर्स बन सकते हैं, और क्योंकि उनका युग खतरों से भरा हुआ था, शामन की वैल्यू और भी ज्यादा बढ़ जाती है। ओल्ड शामन ने फिर ऐड किया था कि शामन की इंपॉर्टेंस सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है। उन्होंने बताया था कि सुबाई फ्यूचर में शामनिक एमुलेट्स भी बना सकेगा। इसके बाद उन्होंने एक कपड़ा खोला जिसमें अलग अलग अजीब चीजें रखी हुई थी। कुछ बंडल्स में उन सारी मेथड्स का रिकॉर्ड था जो उन्हें शामनिक एमुलेट्स बनाने के लिए पता थी। जब सुबाई ने एक बंडल खोला और अंदर देखा तो वो एक भी शब्द नहीं समझ पाया। लैंग्वेज उसके लिए बिल्कुल अनजानी थी। उसने महसूस किया था कि अक्षर उसकी आंखों के सामने हिल रहे हैं और चमक रहे हैं। उन्हें देखते ही उसका सर दर्द करने लगा। तब उसे पता चला था कि वो अभी शामनिक टेक्स्ट पढ़ नहीं सकता। ग्रेट शामन ने समझाया था कि इनहेरिटेंस सेरेमनी के बाद ये सब ज्ञान उसे खुद रिवील हो जाएगा। फिर ओल्ड शामन ने उसे कुछ शामनिक एम्यूलेट्स दिखाए जिन पर मैजिक रून्स बने हुए थे। उन्होंने बताया था कि ये सिर्फ मैजिक की मदद से एक्टिवेट होते हैं। ये देखकर सुबई अंदर ही अंदर एक्साइटेड हो गया था, क्योंकि उसे लगा कि अब उसके लिए असली मैजिक का समय शुरू होने वाला है। उसके बाद ग्रेट शामन ने मैजिक के बारे में और डिटेल में बताया था। उन्होंने कहा था कि मैजिक कई फॉर्म्स में होती है। कुछ मैजिक से जहर बनाया जा सकता है,
कुछ से लोगों को हील किया जा सकता है। कुछ ब्लेसिंग टेक्निक्स होती हैं जो इंसान को स्ट्रांग और फास्ट बना देती हैं। ये सब सुनकर सुबई को काफी इंटरेस्ट हुआ था, इसलिए उसने पूछा था कि ग्रेट शामन खुद किस टाइप की मैजिक में माहिर हैं। ओल्ड शामन ने जवाब दिया था कि लोग मानते हैं कि वो हीलिंग और ब्लेसिंग्स में एक्सपर्ट हैं। सुबई ने तुरंत समझा था कि शामन की असली एबिलिटीज को ओपनली डिस्कस करना ठीक नहीं होता, क्योंकि बिना शामन के ट्राइब सर्वाइव नहीं कर सकती, और इसी वजह से शामन हमेशा दुश्मनों के लिए इजी टारगेट होते हैं। ग्रेट शामन खुश हुए थे कि सुबई ने बात जल्दी समझ ली। फिर उन्होंने एक स्क्रोल दिखाया था जिसमें एमुलेट्स बनाने के इंग्रेडिएंट्स और उनकी लोकेशंस लिखी हुई थी। उन्होंने स्ट्रिक्टली कहा था कि ये सब ट्राइब की विरासत है, इसलिए सुबई को इसे याद रखना होगा और किसी को बताना नहीं होगा। सुबई ने वादा किया था कि वो इस ज्ञान को दिल में बसा लेगा और कभी नहीं भूलेगा, क्योंकि ये ट्राइब के फ्यूचर के लिए बहुत जरूरी है। तभी अचानक ग्रेट शामन को तेज खांसी आई। सुबई ने देखा था कि उनके होठों पर खून था, जिससे उसे समझ आ गया था कि वो गंभीर रूप से बीमार हैं। एक पल भी वेस्ट किए बिना सुबई तुरंत उनकी मदद के लिए आगे बढ़ा था। उसने उन्हें हिलाने से मना किया था और कहा था कि वो उनका इलाज करेगा। इसके बाद सुबई ने अपनी हीलिंग एबिलिटी का यूज करने की तैयारी की, ताकि वो ग्रेट शामन की जान बचा सकें और उनकी तकलीफ कम कर सकें। नरेशन में बताया गया कि सुबई ने तुरंत अपनी हीलिंग एबिलिटी यूज की थी, लेकिन ट्रीटमेंट का कोई खास असर नहीं हुआ। उसकी मास्टरी अभी इतनी स्ट्रांग नहीं थी कि वो इतनी गंभीर बीमारी को ठीक कर सके। ग्रेट शामन ने उसे रोक दिया था और कहा था कि वो अपनी शक्ति बर्बाद ना करे, क्योंकि अब उन्हें बचाने का कोई तरीका नहीं है। सुबह ये समझ नहीं पा रहा था कि उसकी हीलिंग पावर क्यों काम नहीं कर रही। तब ग्रेट शामन ने शांत स्वर में कहा था कि उन्हें सिर्फ इतना अफसोस है कि वो फ्यूचर में सुबह के मिरेकल्स देख नहीं पाएंगे। फिर उन्होंने सुबह से कहा था कि उसे उन्हें बैठने में मदद करे, क्योंकि वो कुछ और जरूरी बातें कहना चाहते हैं। ओल्ड शामन ने उसे याद दिलाया था कि जो ज्ञान उन्होंने दिया है उसे कभी ना भूले और हमेशा याद रखे कि ये सब क्यों जरूरी है। सुबई ने पूरी ईमानदारी से वादा किया था कि वो इस नॉलेज को हमेशा प्रोटेक्ट करेगा और कभी नहीं भूलेगा। ग्रेट शामन ने महसूस किया था कि अब जो कुछ भी बताना था सब बता चुके हैं, इसलिए उन्होंने कहा था कि इनहेरिटेंस सेरेमनी शुरू की जा सकती है, क्योंकि सुबाई अब तैयार है। इसके बाद दोनों झोपड़ी से बाहर निकले और सेरेमनी के स्थल पर गए, जहां पूरी ट्राइब पहले से ही उनका इंतजार कर रही थी। माहौल बिल्कुल शांत था। ग्रेट शामन ने सुबाई को घुटनों पर बैठने को कहा था और इसी के साथ सक्सेशन सेरेमनी शुरू हुई। सब लोग चुपचाप देख रहे थे, जैसे सांस तक रोक ली हो, क्योंकि ये ट्राइब के लिए बहुत बड़ा पल था। ग्रेट शामन ने अपनी स्पीच में कहा था कि उन्होंने 63 साल की लंबी जिंदगी जी ली है और अब समय आ गया है कि ट्राइब की जिम्मेदारी नए शामन को दी जाए। उन्होंने अनाउंस किया था कि अगर सब लोग तैयार हैं तो सेरेमनी शुरू की जा सकती है। ये सुनते ही लोग उत्साह से चीयर करने लगे, क्योंकि सब अपनी आंखों से ये हिस्टोरिक मोमेंट देखना चाहते थे। फिर ग्रेट शामन ने जोर से कहा था कि खून बहाना होगा। ट्राइब के लोगों ने भी उनके शब्दों को रिपीट किया था। सबने अपने छोटे नाइफ्स निकाले और अपनी हाथों की अंदर की तरफ हल्का सा कट लगाया। लेकिन जो अगला सीन हुआ वो बिल्कुल मैजिकल था। लोगों का खून नीचे टपकने के बजाय एक ही डायरेक्शन में उड़ने लगा। ग्रेट शामन ने अपनी मैजिक से उस ब्लड को कंट्रोल किया और उसे अपने सामने एक जगह इकट्ठा कर लिया। जैसे जैसे ब्लड जमा होता गया, उसमें से एक आकृति उभरने लगी जो ट्राइब के टोटम जैसी लग रही थी। ओल्ड शामन ने घोषणा की थी कि टोटम प्रकट हो चुका है। वो ब्लड से बना टोटम धीरे धीरे हिलने लगा और सीधा सुबाई की तरफ बढ़ने लगा। सुबाई इस दृश्य से हैरान भी था और थोड़ा डरा हुआ भी। फिर ऐसा महसूस हुआ जैसे टोटम की शक्ति उसके अंदर समा गई हो। उसने तुरंत उस पावर को अपने शरीर में महसूस किया। ग्रेट शामन ने उसके माथे पर हाथ रखा और कहा था कि अब वो उनका सच्चा उत्तराधिकारी है। उन्होंने समझाया था कि माथे पर हाथ रखना एक रिचुअल है, जिसके थ्रू वो अपना पूरा ज्ञान और टोटम की विरासत नए शामन को ट्रांसफर करते हैं। उन्होंने कहा था कि इस नॉलेज में शामन की पूरी हिस्ट्री और टोटम के सब राज शामिल हैं। ये कहकर उन्होंने अपना हाथ सुबाई के माथे पर रखा और सारा ज्ञान उसके अंदर प्रवेश करने लगा। अचानक सुबाई ने खुद को एक अजीब जगह पर खड़ा पाया। उसे लगा जैसे वो पहले भी यहाँ आ चुका है। फिर उसे याद आया कि यही वही जगह है जहां उसकी पहली मुलाकात ग्रेट शामन से हुई थी। उसके सामने एक विशाल रेगिस्तान का दृश्य उभर आया। कुछ लोग उस रेगिस्तान में चल रहे थे और बात कर रहे थे कि उन्हें तेज चलना होगा ताकि वो कुछ और दिन जिंदा रह सकें। उन्होंने कहा था कि अगर वो अपने पुरखों की भूमि तक पहुंच गए तो शायद उनका जीवन बच सकता है। ये सब देखते हुए सुबाई समझ गया था कि वो ट्राइब के अतीत के दृश्यों का दर्शन कर रहा है। विजन के अंदर जो दृश्य सुबाई देख रहा था उसमें बताया गया कि रेगिस्तान में चल रहे लोगों में से एक आदमी ने शिकायत की थी कि उसने 2 दिन से कुछ नहीं खाया, इसलिए वो बहुत भूखा है। उन लोगों के बीच एक छोटा लड़का भी था
जो थका हुआ और कमजोर लग रहा था, जैसे उसे भी कई दिनों से ठीक से खाना नहीं मिला हो। रात को जब सब लोग सो गए और लड़का अकेला रह गया, तब नरेशन के मुताबिक वो घुटनों पर बैठ गया और टोटम देवता से प्रार्थना करने लगा। उसने प्रार्थना की थी कि उसे अपनी ट्राइब का भविष्य देखने की शक्ति मिले। कुछ देर बाद बाकी लोगों ने नोटिस किया था कि लड़के के साथ कुछ अजीब हो रहा है। तब एक लड़की दौड़कर उसके पास आई और गुस्से में पूछा था कि उसने पॉइजन ऑफ प्रोविडेंस कितना पिया है। उसने कहा था कि ऐसा करना पागलपन है। तब पता चला था कि वो लड़की खुद एक शामन है और उसने समझ लिया था कि लड़के ने कोई ऐसा काम कर दिया है जो उसे नहीं करना चाहिए था और शायद अब वो ज्यादा दिन जिंदा नहीं रहेगा। किसी ने दुखी होकर कहा था कि ये तो विनाश जैसा है, क्योंकि उन्होंने एक संभावित शामन उत्तराधिकारी खो दिया है। लेकिन लड़के ने धीरे से कहा था कि उसने कुछ देखा है। तब शामन लड़की ने उसे चुप रहने को कहा था और समझाया था कि भविष्यवाणियों पर अंधा विश्वास नहीं किया जाता, उन्हें सिर्फ याद रखा जाता है। बाद में लड़के ने अपनी मां से पूछा था कि क्या उनकी ट्राइब कभी मजबूत बनेगी। मां ने जवाब दिया था कि उसे नहीं पता, क्योंकि भविष्य अभी तय नहीं हुआ है। सब कुछ आने वाले समय पर निर्भर करता है। फिर मां ने मुस्कुराते हुए कहा था कि उसे यकीन है कि एक दिन वही लड़का अपने लोगों को खाना और पनाह देगा। ये सुनकर लड़का हल्का सा मुस्कुराया था, क्योंकि उसे अच्छा लगा था कि उसकी मां उस पर इतना विश्वास करती है। फिर नरेशन में दिखाया गया कि लड़के ने आंखें बंद की और खुद को एक अजीब सी जगह पर पाया। वहां अचानक एक दरवाजा खुला और एक परछाई नजर आई। इस सब के बावजूद लड़का बच गया और धीरे धीरे बड़ा हुआ। जैसे जैसे वो बड़ा हुआ, लोग उसे कहते रहे कि वो एक शामन के लिए ज्यादा सेल्फ कॉन्फिडेंट है, लेकिन शारीरिक रूप से कमजोर है। फिर भी उसने कभी अपना विश्वास नहीं छोड़ा। उसका मानना था कि वो अपना लक्ष्य जरूर पूरा करेगा। एक दिन ट्राइब पर खतरा आया था। शामन ने खतरनाक जानवरों को घायल तो कर दिया, लेकिन अपने ही बच्चे को बचाने में देर हो गई। उस बच्चे ने शामन से माफी मांगी थी और कहा था कि उस पर अपनी एनर्जी वेस्ट ना करें, क्योंकि वो उनकी उम्मीदों पर खरा नहीं उतर पाया। इस घटना ने शामन को अंदर तक तोड़ दिया था। नरेशन के मुताबिक ग्रेट शामन की आंखों में सालों का दर्द और संघर्ष साफ नजर आ रहा था। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी ये सोचते हुए गुजारी थी कि चाहे कुछ भी हो, उन्हें ट्राइब को आखिरी सांस तक प्रोटेक्ट करना है। सुबई ने विजन के थ्रू ग्रेट शामन की पूरी जिंदगी देखी, बचपन से लेकर उस पल तक जब उनकी मुलाकात उससे हुई थी। ये कहानी देखकर सुबई गहराई से प्रभावित हो गया था और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे थे। तब उसे एहसास हुआ था कि शायद वो बहुत देर से चुप था और ग्रेट शामन उसका इंतजार कर रहे थे। ग्रेट शामन ने उसे शांत करते हुए कहा था कि रोने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये सब बीत चुका है। उन्होंने कहा था कि उनकी जिंदगी इतनी महत्वपूर्ण नहीं कि कोई उनके लिए आंसू बहाए। सबसे जरूरी चीज सिर्फ इनहेरिटेंस है। जब वो ये कह रहे थे, तब उन्होंने सुबई के चेहरे पर कुछ रेखाएं खींचनी शुरू की, जिनका अर्थ सिर्फ उन्हें ही पता था। अचानक उनका हाथ सुबई के चेहरे से फिसल गया। सुबई ने देखा था कि जैसे ही सिंबल्स कंप्लीट हुए, ग्रेट शामन जमीन पर गिर गए। वो तुरंत आगे बढ़ा और उनका हाथ पकड़ लिया, जैसे उनसे विदा ले रहा हो। ग्रेट शामन के अंतिम शब्द ये थे कि वो सब कुछ सुबई के हवाले कर रहे हैं। ये कहकर उन्होंने शांत मन से अपनी आखिरी सांस ली। इस तरह इनहेरिटेंस सेरेमनी समाप्त हुई। कुछ समय बाद सुबई ने धीरे से अपनी आंखें खोली, जैसे वो एक लंबी नींद से जागा हो। अब वो सिर्फ एक युवा लड़का नहीं रहा था, वो अपनी ट्राइब का नया शामन बन चुका था। नरेशन में बताया गया कि सेरेमनी के बाद सुबई सो नहीं रहा था, बल्कि वो बेहोश हो गया था। इसीलिए उसे उठाकर उस जगह लाया गया जहां वो अब आराम कर रहा था। होश में आने के बाद सुबई ने सोचा था कि अब उसे समझ आ गया है कि शैमनिक टोटम कैसे काम करता है। उसने कंक्लूड किया था कि ये एक तरह की शैमनिक क्रॉनिकल है, जहां हर शामन अपना निशान छोड़ता है। सेरेमनी का असली राज ड्राइंग की इनहेरिटेंस में छुपा होता है। वही ज्ञान और शक्ति का ट्रांसफर है। अब जब वो ऑफिशियली एक पूरा शामन बन चुका था, उसने महसूस किया कि उसकी नज़र पहले से काफी बेहतर हो गई है। पहले वो थोड़ा नियर साइटेड था, लेकिन अब सब कुछ क्लियरली दिख रहा था। उसे ये भी लगा कि उसका शरीर पहले से ज्यादा मजबूत हो गया है। अपने डाउट्स क्लियर करने के लिए उसने सिस्टम को कमांड दिया था कि स्टेटस विंडो ओपन करे। उसने देखा कि उसके माना रिजर्व में यनलोंग टोटम ऐड हो चुका है। डिस्क्रिप्शन में लिखा था कि वो अब सिर्फ एक राइटर नहीं, बल्कि एक शामन भी है। उसने एक और नोट देखा जिसमें मेंशन था कि हीलिंग एबिलिटी का यूज करके वो दूसरों को ठीक कर सकता है, जिससे उसकी स्किल्स और इंप्रूव होंगी और वो फ्यूचर में एक पावरफुल शामन बन सकता है। साथ ही वार्निंग भी दी गई थी कि अपने ओरिजिनल टास्क्स को भूलना नहीं चाहिए।
सुबई खुश हुआ था जब उसने देखा कि उसकी एंड्योरेंस, स्ट्रेंथ और स्पीड 2 गुना से भी ज्यादा बढ़ चुकी है और स्पिरिचुअल पावर तो लगभग 10 गुना तक इंक्रीज हो चुकी है। इतने बड़े चेंजेस के बाद वो खुद को अलग महसूस करने लगा था। जब उसने नोटिस किया कि सिस्टम के हिसाब से उसकी स्पिरिचुअल पावर और माना रिजर्व बराबर है, तो उसने समझा कि माना रिजर्व स्पिरिचुअल पावर से ही डिराइव होता है और जो एबिलिटी सिस्टम देता है वो भी डायरेक्टली स्पिरिचुअल पावर पर डिपेंड करती हैं। ये क्लैरिटी मिलते ही उसे लगा कि उसने जो जाना था वो जान लिया। इसके बाद उसने अपना रिवॉर्ड रिसीव किया। उसे पहले के सभी अनक्लेम्ड सपोर्ट किट्स मिल गए, जिसमें बिगिनर्स किट भी शामिल थी। बिगिनर्स किट में लिनन फैब्रिक का रेसिपी था। सुबाई ने सोचा था कि इन किट्स में लिटरली कुछ भी हो सकता है। कल को अगर टॉयलेट पेपर का पैक मिल जाए तो भी वो हैरान नहीं होगा। लेकिन लिनन फैब्रिक का नॉलेज काफी यूजफुल था, क्योंकि ट्राइब के लोग अभी भी जानवरों की स्किन्स पहनते थे। अब वो कम से कम बेसिक कपड़े बना सकता था। तभी बाहर से किसी ने उसे आवाज दी। पहले उसे सुबाई कहकर बुलाया गया, फिर तुरंत करेक्शन करके शामन कहा गया और पूछा गया कि क्या वो जाग गया है। सुबाई ने जवाब दिया था कि हाँ, वो जाग गया है। वो चीफ था जिसने सबसे पहले सुबह सुबह डिस्टर्ब करने के लिए माफी मांगी और फिर कहा था कि अब समय आ गया है कि सुबाई मेन हट में शिफ्ट हो जाए। सुबाई ने पूछा था कि क्या मेन हट वही है जहां पहले शामन रहते थे। कमांडर ने याद दिलाया था कि अब सुबाई ही उनका शामन है और ट्राइब को उसके ऑर्डर्स की जरूरत है। ये सुनकर सुबाई को अचानक याद आया था कि उसे अभी तक पता ही नहीं है कि ओल्ड शामन के शरीर के साथ क्या हुआ। उसने चीफ से पूछा था। तब एक और आदमी दरवाजे पर आया और बताया था कि उन्होंने ओल्ड शामन की सलाह के मुताबिक उनका शरीर अग्नि संस्कार कर दिया। उस आदमी ने अपना हाथ आगे बढ़ाया, जिसमें जलने के बाद जो बचा था वो रखा हुआ था। सुबाई ने पूछा था कि क्या ये रेलिक्स हैं। फिर उसने सोचा था कि साइंटिफिक नजरिए से देखा जाए तो ये सिर्फ एक पत्थर जैसा टुकड़ा है, लेकिन उसे अभी भी पूरी तरह समझ नहीं आया था कि ये दुनिया उसकी पुरानी दुनिया से कितनी अलग है। लोगों के रिएक्शन से लग रहा था कि वो रेलिक्स शब्द पहली बार सुन रहे हैं, इसलिए वो समझ नहीं पा रहे थे कि सुबाई क्या कहना चाह रहा है। तब सुबाई ने एक्सप्लेन किया था कि एक कहानी के मुताबिक जो व्यक्ति अपनी जिंदगी ईमानदारी और गरिमा से जीता है, उसके अग्नि संस्कार के बाद रेलिक्स छूट जाते हैं। उसने वादा किया था कि वो इन्हें संभाल कर रखेगा ताकि जब ट्राइब अपने पुरखों की भूमि पर वापस लौटे तब ये विरासत उनके साथ हो। नरेशन में बताया गया कि सुबाई ने कहा था कि जब ट्राइब अपने पुरखों की भूमि पर वापस जाएगी तब वो वहां एक मंदिर बनाएंगे जहां ग्रेट शामन के रेलिक्स को स्थापित किया जाएगा। उसने महसूस किया था कि ये सिर्फ शुरुआत है, क्योंकि अब ट्राइब के पास एक नया शामन है जो अपने ज्ञान से लोगों की जिंदगी बेहतर बना सकता है। सुबाई ने डिसाइड किया था कि वो तुरंत काम शुरू करेगा, क्योंकि हर सेकंड इंपॉर्टेंट है। इसीलिए उसने ट्राइब के आदमियों से पूछा था कि हालचाल कैसा है और उनके पास कितना मीट स्टॉक में बचा है। चीफ ने बताया था कि फूड सिचुएशन अच्छी नहीं है। मीट मुश्किल से टोटम वॉरियर्स के लिए काफी पड़ता है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम 6 रिजर्व वॉरियर्स को खिलाना है। ये सुनकर सुबई हैरान हुआ था कि उनकी ट्राइब में सिर्फ 6 रिजर्व वॉरियर्स बचे हैं। तब चीफ ने समझाया था कि पहले 26 रिजर्व वॉरियर्स थे, लेकिन जब ट्राइब ने माइग्रेशन के दौरान भागने की कोशिश की थी तब ब्लैक स्नेक ट्राइब के टोटम वॉरियर्स ने उन पर हमला कर दिया। ज्यादातर या तो मारे गए या गुलामी में ले जाए गए। सुबई ने तुरंत पूछा था कि ब्लैक स्नेक ट्राइब कितनी दूर है, क्योंकि उसे अंदाजा लगाना था कि खतरा कितना बड़ा है। कमांडर ने जवाब दिया था कि फिलहाल डरने की जरूरत नहीं है। उन्होंने बताया था कि जहां वो अब रहते हैं वो जमीन सूखी और बंजर है, जिसे ब्लैक स्नेक ट्राइब पसंद नहीं करती। यहां आसपास ज्यादा जानवर भी नहीं मिलते, इसलिए शिकार मुश्किल है। हंटिंग के लिए हंटर्स को 1 दिन सफर करना पड़ता है और फिर 3 दिन तक शिकार करना पड़ता है। ये सिचुएशन बुरी जरूर है, लेकिन एक फायदा भी है। क्योंकि ये जगह इतनी रिसोर्स पुअर है, इसलिए वो किसी के लिए प्रायोरिटी टारगेट नहीं है। इससे उन्हें डेवलपमेंट के लिए थोड़ा समय मिल जाता है। ये सब सुनकर सुबई ने कंक्लूड किया था कि सिर्फ हंटिंग पर डिपेंड रहना सही नहीं होगा। उन्हें मार्केट में बेचने के लिए कुछ और सोचना पड़ेगा। तब उसे याद आया था कि उसे फ्लैक्स यानी लिनन के बारे में नॉलेज है। इसलिए उसने पूछा था कि क्या ट्राइब के लोग फ्लैक्स के बारे में जानते हैं। हंटर्स ने जवाब दिया था कि वो फ्लैक्स के बारे में जानते हैं, लेकिन उसे रेयर माना जाता है क्योंकि सिर्फ बड़ी ट्राइब्स ही इसे बनाती हैं। एक हंटर ने कहा था कि बचपन से उसका सपना था कि वो लिनन कपड़े पहने और उन्हें अपने बच्चों के लिए छोड़कर जाए। उन्होंने बताया था कि माइग्रेशन के बाद उनके पास ड्राइड मीट बहुत कम रह गया है। स्पॉटेड डियर ट्राइब के मार्केट में जब भी फ्लैक्स आता है वो तुरंत बिक जाता है। 1 रोल फ्लैक्स के बदले 3 पीसेस ड्राइड मीट देने पड़ते हैं। ये सुनकर सुबई ने पूछा था कि 1 पीस का वेट कितना होता है।
अपनी पुरानी दुनिया की यादों के बेस पर उसने सोचा था कि शायद एंशिएंट टाइम में एक पीस लगभग 55 केजी के आसपास माना जाता होगा। चीफ ने थोड़ा सोचने को कहा था और कमांडर ने एक हंटर के थ्रू अप्रॉक्सीमेट साइज दिखाया कि उनके हिसाब से एक पीस कितना होता है। फिर सुबई ने पूछा था कि एक रोल फ्लैक्स कितना बड़ा होता है। कमांडर ने सांची को जमीन पर लेटने को कहा और दूर से लेकर उस हंटर तक की लेंथ दिखाकर समझाया था कि एक रोल इतना बड़ा होता है। सुबई ने जल्दी से कैलकुलेशन किया था और अंदाजा लगाया था कि 1 मीटर फ्लैक्स के लिए लगभग 136 केजी ड्राइड मीट देना पड़ेगा। उसे लगा था कि ये बहुत महंगा सौदा है, इसलिए उसने डिसाइड किया था कि शुरुआत छोटी करेगा। सबसे पहले ट्राइड के लिए ज्यादा मीट अरेंज करना जरूरी है ताकि लोग भूख से परेशान ना रहें। लेकिन हंटिंग के बजाय वो लोग एक खेत जैसी जगह पर पहुंच गए जहां बड़े जानवर मिलने की संभावना कम थी। एक हंटर ने अपने लीडर सांजी से पूछा था कि जब वो शिकार करने आए हैं तो घास क्यों इकट्ठी कर रहे हैं। उसने कहा था कि ये वक्त बर्बाद करने जैसा लग रहा है। सांजी ने बिना देरी किए उसे चुप रहने का ऑर्डर दिया था और कहा था कि ट्राइब का फ्यूचर इसी पर डिपेंड करता है। ये सुनकर सब समझ गए थे कि सुबाई के पास कोई नई योजना है जो शायद उनकी किस्मत बदल सकती है। सब कुछ इसलिए हो रहा था क्योंकि नए शामन सुबई ने पहले ही ट्राइब को बता दिया था कि उसे फ्लैक्स से कपड़ा बनाना आता है। ये सुनते ही सब लोग खुशी से चिल्लाने लगे थे, लेकिन सुबई ने उन्हें समझाया था कि आवाज नीचे रखें और ज्यादा शोर ना करें, क्योंकि अगर किसी दूसरे ट्राइब को पता चल गया तो उनके लिए बड़ी मुसीबत खड़ी हो सकती है। उसने हंटर लीडर सांजी को हिदायत दी थी कि अगले शिकार पर जाते वक्त फ्लैक्स का प्लांट जरूर ढूंढें, क्योंकि वहीं से कपड़ा बनेगा। उसने साफ कह दिया था कि ट्राइब का फ्यूचर अब इस बात पर डिपेंड करता है कि वो प्लांट मिलता है या नहीं। सांजी ने इस जिम्मेदारी को बहुत सीरियसली लिया, क्योंकि उसे उम्मीद नहीं थी कि शामन उस पर इतना इंपॉर्टेंट काम ट्रस्ट करेगा। इस बीच सुबई अंदर ही अंदर हिसाब लगा रहा था। ट्राइब के पास जो सूखा हुआ मीट था वो सिर्फ 2 हफ्ते चलेगा। हंटर्स को 3 दिन जाना, 3 दिन शिकार करना और 3 दिन लौटने में लगेंगे, मतलब बस 5 दिन का वक्त बचेगा कपड़ा बनाने के लिए। ये सोचकर वो परेशान हो गया। उसे डर था कि कोंगी और यानजाओ शायद मटेरियल्स न ढूंढ पाएं, और अगर मिल भी गया तो आगे का प्रोसेस कैसे मैनेज होगा ये भी क्लियर नहीं था। वो सोच रहा था कि क्या सबको लिनन बनाना सिखाना चाहिए या नहीं, लेकिन उसने डिसाइड किया कि वो खुद सामने आकर सब कुछ नहीं करेगा। उसे एक असिस्टेंट चाहिए होगा, ऐसा इंसान जिसे वो खुद ट्रेन करे और फिर वो दूसरों को सिखाए। साथ ही उसने ये भी माना कि अगर प्लान फेल हो गया तो बैकअप प्लान भी रेडी होना चाहिए। और सिर्फ कपड़े का ही इशू नहीं था, ट्राइब को पीने का पानी कम पड़ रहा था, नमक की कमी थी और सफाई की प्रॉब्लम भी थी। इतनी सारी टेंशन्स एक साथ देखकर उसका सर दर्द करने लगा। उसने महसूस किया कि वो असल में सिर्फ एक राइटर था जो खुद को संभालने में मुश्किल महसूस करता था। पूरा ट्राइब संभालना उसके बस की बात है या नहीं, इस पर उसे शक होने लगा। तभी एक लड़की शामन की हट में आई और उसने देखा कि सुबई अपना सर पकड़कर बैठा है। उसने चिंता से पूछा कि क्या वो बीमार है। वो पास आई, उसने उसके माथे को छुआ और पूछा कि क्या उसे बुखार है या दिमाग में गर्मी महसूस हो रही है। सुबई अचानक पीछे हट गया और उसने पूछा कि वो इतनी पास क्यों आई है और क्या वो उसकी बातें छुपकर सुन रही थी। लड़की ने शांत रहकर जवाब दिया कि वो छुपकर नहीं सुन रही थी, बल्कि खुलेआम उसकी खुद से बातें सुन रही थी। उसने बताया कि उसके पिता और बाकी लोग शिकार पर गए हुए हैं, इसलिए वो अपने शामन की हिफाजत कर रही थी। सुबई ने संदेह से पूछा कि क्या उस पर भरोसा किया जा सकता है। लड़की ने थोड़ा तीखा जवाब दिया कि भरोसा करे या ना करे, लेकिन वो उस शामन से ज्यादा मजबूत है जो सर पकड़कर बैठा है। उसने ये भी कहा कि रिजर्व वॉरियर्स में वो सबसे स्ट्रांग है। सुबई ने उसे शांत करते हुए कहा कि उसके पास लड़ाई का वक्त नहीं है। फिर उसने सीधा सवाल किया कि क्या शमन हमेशा इतनी सारी प्रॉब्लम्स अकेला ही सॉल्व करता है। लड़की ने बताया कि ऐसा नहीं होता, क्योंकि शमन्स के पास असिस्टेंट्स होते हैं। ये सुनकर सुबई ने पूछा कि पिछले शमन के असिस्टेंट्स कहाँ हैं और क्या वो मदद कर सकते हैं। तब लड़की ने उदासी से बताया कि ब्लैक स्नेक ट्राइब के हमले के दौरान असिस्टेंट्स ने शमन की रक्षा की थी और इसी वजह से सबके सब मारे गए। सुबई ने सिचुएशन को एनालाइज करते हुए समझा कि ब्लैक स्नेक ट्राइब का असली मकसद यानलोंग ट्राइब की फाउंडेशन को तोड़ना था। पुराने शमन के असिस्टेंट्स मर चुके थे और अगर फाउंडेशन वापस स्ट्रांग करनी थी तो नए असिस्टेंट्स ढूंढने ही पड़ेंगे। उसने हीरोइन से पूछा कि क्या उसके दिमाग में कोई सूटेबल कैंडिडेट है। सुबई ने क्लियरली बताया कि शमन का असिस्टेंट स्मार्ट होना चाहिए ताकि प्रॉब्लम सॉल्व करने में मदद मिले, साथ ही वो मेहनती हो और चीजों को एक फ्रेश और पॉजिटिव नजरिए से देखने वाला हो। लड़की ने तुरंत जवाब दिया कि सुबई ने तो सीधा उसका ही डिस्क्रिप्शन दे दिया है। उसने थोड़ा मजाक में कहा कि इतना घुमाने की क्या जरूरत थी,
सीधा बोल देते कि उसे असिस्टेंट बनाना है। लेकिन सुबई ने सीधे शब्दों में कह दिया कि वो इन क्राइटेरिया पर फिट नहीं बैठती, इसलिए ज्यादा एक्साइटेड होने की जरूरत नहीं है। ये सुनते ही लड़की नाराज हो गई और मुंह फुलाकर बोली कि अगर ऐसा है तो फिर उसे मीको चुन लेनी चाहिए। सुबई ने पूछा कि मीको क्या होता है। तब यानुआ ने समझाया कि मीको वो औरत होती है जो शमन के घर के काम संभालती है, घर साफ करना, चूल्हा देखना, रोजमर्रा के काम मैनेज करना, मतलब शमन को डेली छोटी छोटी जिम्मेदारियों से फ्री रखना। ये सुनते ही सुबई को लगा कि वही तो उसे चाहिए था। उसने पूछा कि क्या कोई सूटेबल लड़की है इस रोल के लिए। बताया गया कि एक लड़की इस काम के लिए परफेक्ट हो सकती है। तो सुबई ने तुरंत कहा कि उसे उस लड़की के पास ले चला जाए। इस दौरान यानुआ को अपने पिता की बात याद आई। उन्होंने कहा था कि एक दिन शमन मीको जरूर ढूंढेगा, और क्योंकि वो कुछ दिनों से शमन के आसपास थी, उनका मानना था कि वो खुद इस रोल के लिए परफेक्ट होंगी। लेकिन यानुआ का मन इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं था। उसके पिता इसे बहुत बड़ा सम्मान मानते थे, लेकिन यानुआ के अपने प्लान्स थे। उसका सपना था कि वो एक टोटम वॉरियर बने और ब्लैक स्नेक ट्राइब से बदला ले। उसने ठान लिया था कि अपने दुश्मनों को खत्म करेगी। जब वो इन यादों में खो गई थी, तब सुबई ने उसे आवाज दी, लेकिन उसने रिएक्ट नहीं किया। फिर उसने पूछा कि क्या वो सही डायरेक्शन में जा रहे हैं और कितनी दूर जाना है। तब यानुआ ने होश में आकर कहा कि वो लोग पहुंच चुके हैं और सामने एक हट की तरफ इशारा किया। उसने बताया कि उसकी दोस्त वहां रहती है और अगर चाहे तो वो उसे बुला सकती है। लेकिन सुबई ने उसे रोकते हुए कहा कि पहले वो खुद देखना चाहता है। उसने पूछा कि क्या लड़की अकेली रहती है। यनुआ ने बताया कि वहां कई लड़कियां साथ में रहती हैं और काम करती है। सुबई ने हट के अंदर झांक कर देखना शुरू किया और कुछ देर बाद उसकी नजर उस लड़की पर टिक गई जिसे मीको के लिए सजेस्ट किया गया था। दोनों ने मिलकर उसे ऑब्जर्व किया। यनुआ ने पूछा कि शामन को वो कैसी लगी। सुबई ने कहा कि लड़की बहुत खूबसूरत है, लेकिन इतनी नाजुक लग रही है कि उसके चेहरे पर बने ट्राइबल मार्क्स भी मुश्किल से नजर आ रहे हैं। तब हेरोइन ने बताया कि उसकी दोस्त थोड़ी कमजोर जरूर है, लेकिन बहुत दयालु और मेहनती है। कभी कभी जिद्दी हो जाती है, पर दिल की साफ है। उसका नाम यू यिंग है और वो केंशी की भतीजी है। उसके माँ बाप बचपन में ही गुजर गए थे, इसलिए उसे उसकी मौसी ने पाला है। ये सब सुनते हुए सुबई चुपचाप सोचने लगा कि शायद उसे सिर्फ एक मीको नहीं, बल्कि एक ऐसा साथी मिल सकता है जो ट्राइब के नए दौर की शुरुआत में उसका साथ दे। बताया गया कि हाल ही में यू यिंग की मौसी प्रेग्नेंट हो गई थी, इसलिए यू यिंग ने फैसला किया था कि वो उनके घर से निकलकर यहाँ शिफ्ट हो जाए, क्योंकि उसका मानना था कि अब मौसी को ज्यादा जरूरत है और वो उनका एक टुकड़ा खाना भी नहीं लेगी। सुबई ने ये बात सुनकर महसूस किया कि लड़की ने सही डिसीजन लिया है। लेकिन यनुआ ने तुरंत असहमति जताई। उसका कहना था कि अंकल कांगशी के घर में हमेशा मीट मिलता है, जबकि यहाँ मुश्किल से जड़ बीज मिलते हैं। तब सुबई ने शांत तरीके से समझाया कि लेने और देने में बहुत बड़ा फर्क होता है। उसने कहा कि वो यू यिंग के फैसले को समझ सकता है। उसे अपना बचपन याद आया और उसने अंदाजा लगाया कि शायद यू यिंग सिर्फ अपने जज्बात और सोच को ठीक से समझना चाहती है। लेकिन बाकी लड़कियां यनुआ की बात से सहमत थीं। वो यू यिंग को समझा रही थीं कि उसे वापस अंकल कांगशी के घर चला जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ उसे कुछ खास नहीं मिलेगा। उन्होंने ये भी याद दिलाया कि ट्राइब में अब नया शामन आ चुका है, और क्योंकि यनुआ के माँ बाप टोटम वॉरियर्स थे, वो आसानी से शामन की सेवा कर सकती है। यू यिंग ने हाथ हिलाकर इन बातों को टाल दिया। उसने कहा कि नया शामन शायद उसे पसंद ही ना करे, इसलिए वो मीको बनने लायक नहीं है। लेकिन दूसरी लड़कियां उसे उकसाती रहीं, कहने लगीं कि अगर अब ये मौका छोड़ दिया तो जिंदगी भर पछताना पड़ेगा। थोड़ी देर बाद यू यिंग ने धीरे से माना कि शायद वो थोड़ा सा मीको बनना चाहती है, लेकिन उसे अपने आप पर भरोसा नहीं है। तब यनुआ ने अचानक कहा कि उसके हिसाब से यनुआ ज्यादा सूटेबल है, क्योंकि बचपन से ही वो कहती आई है कि वो मीको बनना चाहती है। ये बात सुनकर सुबई ने चुपचाप यानुआ की तरफ देखा, जैसे आंखों ही आंखों में सवाल पूछ रहा हो। उसने अंदाजा लगा लिया कि शायद दोनों दोस्त अंदर ही अंदर मीको बनना चाहती हैं। इतना सुनते ही यानहुआ अपना सब्र खो बैठी और सीधा यूइंग के कमरे में घुसकर चिल्लाई कि ऐसी बातें सबके सामने नहीं कहनी चाहिए। यूइंग ने शांत लेकिन सीधा जवाब दिया कि यानहुआ खुद ये बात सबको बताती फिरती थी, तो ये कोई राज नहीं है। उसने ये भी कह दिया कि यानहुआ चुपके सुन रही थी। तब सुबई ने बीच में बोलकर सिचुएशन क्लियर की। उसने कहा कि वो लोग चुपके नहीं सुन रहे थे, बल्कि देख रहे थे, क्योंकि उसने ही यानहुआ से उसे यहां लाने को कहा था। ये समझते ही यूइंग घबरा गई। उसे एहसास हुआ कि शामन ने उसकी हर बात सुन ली है, और ये कहना कि वो मीको बनना चाहती है कितना अहंकारी लग सकता है। उसने सोच लिया कि शायद उसे यहां से कहीं दूर चले जाना चाहिए, जहां कोई उसे ना जाने। तब सुबई ने शांत स्वर में कहा कि वो उससे कुछ पूछना चाहता है। उसका मानना था कि असिस्टेंट के पास कम से कम बेसिक ज्ञान तो होना चाहिए।
इसलिए उसने यूइंग से पूछा कि क्या वो लिखना जानती है। उसे पूरा विश्वास था कि इंसान इस लेवल तक पहुंच चुके होंगे। ये सवाल सुनते ही सब लोग हैरान हो गए। लोग उल्टा शामन से ही पूछने लगे कि क्या वो खुद लिख सकता है। यूइंग ने झुककर माफी मांगी और कहा कि वो बिल्कुल लिखना नहीं जानती। सुबई ने फिर यानहुआ से पूछा कि क्या उसने कोई गलत सवाल पूछ लिया। यानहुआ ने समझाया कि लिखना पढ़ना सिर्फ बड़े ट्राइब्स में होता है, उनका ट्राइब अभी उस लेवल तक नहीं पहुंचा है। ये सुनकर सुबई ने तुरंत टॉपिक बदला और सीधा यूइंग से पूछा कि क्या वो मीको बनने के लिए तैयार है, क्योंकि उसकी दोस्त ने उसकी बहुत तारीफ की है। उसने बाकी सवाल अवॉइड करने का फैसला किया, क्योंकि अब उसे अंदाजा हो गया था कि ट्राइब का डेवलपमेंट लेवल उसकी सोच से काफी अलग है। यानहुआ ने बीच में याद दिलाया कि उसका अपना लक्ष्य तो टोटम वॉरियर बनना है और अपने पुरखों का बदला लेना है। ये सब सुनने के बाद यूइंग लंबी देर तक चुप रही, गहरी सोच में डूबी हुई, जैसे अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला लेने वाली हो। यूइंग ने आखिरकार ये महसूस किया कि शायद उसकी दोस्त उस रोल के लिए ज्यादा सुटेबल हो सकती है। फिर भी उसके दिल के किसी कोने में मीको बनने का सपना बचपन से था, लेकिन शक उसका पीछा नहीं छोड़ रहा था। सुबई ने उसे समझाया कि लोग क्या सोचेंगे इस बात की चिंता करने की जरूरत नहीं है। तब यूइंग ने धीरे से कहा कि वो बहुत शर्मीली है, खुद को बेवकूफ समझती है और अक्सर गलतियां करती रहती है। ये सुनकर सुबई ने उसे मनाना बंद कर दिया। वो उठकर जाने लगा। उसने सोचा कि अगर यूइंग खुद तैयार नहीं है तो उसे मजबूर करना गलत होगा, क्योंकि आखिरी फैसला उसका अपना होना चाहिए। यूइंग ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन सुबई मुड़कर नहीं देखा। उसने सिर्फ यानहुआ से कहा कि अब चलने का वक्त हो गया है। रास्ते में यानहुआ ने पूछा कि वो इतनी जल्दी क्यों हार मानकर चला आया। उसने कहा कि यूइंग बहुत शर्मीली और नाजुक है और अगर उसे ऐसे छोड़ दिया गया तो वो खुद को बेकार समझने लगेगी। इस पर सुबई ने शांत स्वर में पूछा कि यानहुआ ने कैसे मान लिया कि उसने यूइंग को छोड़ दिया है। उसने समझाया कि मौके खुद पकड़ने पड़ते हैं, किसी को जबरदस्ती उन पर धक्का नहीं दिया जा सकता। अगर यूइंग सच में मीको बनना चाहती है तो उसे अपनी कमजोरियां खुद पार करनी होंगी, तभी वो सच में मजबूत बनेगी। इतने में उन्होंने पीछे से किसी को हाथ हिलाकर आवाज लगाते देखा। यानहुआ को उम्मीद हुई कि शायद यूइंग ने हिम्मत जुटा ली है और उनके पीछे आ रही है, लेकिन पास आने पर पता चला कि वो कोई और लड़की थी जो शामन को प्रणाम करने और कुछ देने के लिए दौड़ कर आई थी। ये देखकर सुबई को लगा कि शायद उसने यूइंग से ज्यादा उम्मीद लगा ली थी। उसने फिर से यानहुआ से कहा कि चलो आगे बढ़ते हैं। तभी वो लड़की बोली कि थोड़ा रुक जाइए, क्योंकि यूइंग भी साथ ही दौड़ रही है, बस वो कमजोर है इसलिए धीरे आ रही है। सबने दूर से एक और परछाई देखी। इस बार सच में यूइंग ही थी जो हांफते हुए उनकी तरफ आ रही थी। वो पूरी तरह थक चुकी थी, लेकिन रुक नहीं रही थी। जब वो पास पहुंची और सांस संभाली तो उसने जोर से कहा कि वो मीको बनना चाहती है। उसकी आवाज में हिम्मत थी, लेकिन अगले ही पल उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। यानहुआ ने उसे संभाला और कहा कि रोना बंद करे, क्योंकि शामन ने पहले ही डिसाइड कर लिया था कि वो मीको बनेगी, रोने की कोई जरूरत नहीं है। यूइंग ने आंसुओं के बीच मुस्कुराते हुए बताया कि ये दुख के नहीं, खुशी के आंसू हैं। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उसे इतना बड़ा मौका मिलेगा। यानहुआ को फिर भी थोड़ी चिंता हुई। उसने कहा कि मीको बनने का टेस्ट इतना आसान कैसे हो सकता है। तब सुबई ने समझाया कि वो किसी पहेली या कठिन परीक्षा से उसे नहीं गुजरना चाहता, क्योंकि उसने पहले ही देख लिया है कि यूइंग इस रोल के लिए ठीक है। इस बात पर यानहुआ मजाक करते हुए हंसने लगी और बोली कि जब यूइंग रोते हैं तो बिल्कुल बिल्ली जैसी लगती है। ये सुनकर माहौल हल्का हो गया। सुबई ने मन ही मन सोचा कि दो दोस्तों के साथ काम करना मुश्किल होगा, लेकिन कम से कम दोनों सुंदर और ईमानदार हैं। जब यूइंग शांत हो गई तो सुबई ने उसे कहा कि काम शुरू करने से पहले जाकर अपना चेहरा धो ले। इस पर यूइंग ने हल्की सी शर्मिंदगी के साथ जवाब दिया कि ट्राइब में पानी बहुत कम है, इसलिए वो बेकार में उसे बर्बाद नहीं कर सकती। यूइंग ने शर्माते हुए कहा कि वो सिर्फ चेहरा धोने जैसे काम पर पानी वेस्ट नहीं कर सकती, क्योंकि ट्राइब में पानी बहुत लिमिटेड है। सुबई ने नोटिस किया कि उसका सिर्फ फेस वॉश कर लो कहना ही लड़कियों के लिए शॉकिंग था। उन्हें आदत ही नहीं थी इतनी आसानी से पानी यूज करने की। ये देखकर सुबई खुद हैरान रह गया। उसे याद आया कि वो भूल ही गया था कि ट्राइब की हाइजीन कंडीशन कितनी खराब है। तब यंग शामिन ने कैजुअली पूछ लिया कि ट्राइब में लोग कितनी बार नहाते या धोते हैं। यनवा ने सीधे जवाब दिया कि वो लोग कभी कभी रिंस कर लेते हैं, जैसे वो खुद साल में सिर्फ एक बार बरसात के मौसम में। ये सुनकर सुबई को अंदाजा हुआ कि सिचुएशन उसकी सोच से भी ज्यादा सीरियस है। उसने मन ही मन सोचा कि जब से वो इस दुनिया में आया है तब से किस तरह के माहौल में रह रहा है। फिर उसने खुद को समझाया कि शायद ट्राइब के लोगों की स्मेल सेंस ज्यादा स्ट्रांग है, या फिर वो लोग इस स्मेल के आदी हो चुके हैं। तब यूइंग ने सीधा सवाल किया कि क्या सच में इतना फर्क पड़ता है कि लोग कितनी बार धोते हैं। सुबई ने फर्म टोन में जवाब दिया कि हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है।
अगर हाइजीन ठीक नहीं होगी तो बीमारियां फैलेंगी। इसलिए उन्हें सिर्फ पीने के पानी के लिए नहीं, बल्कि फ्यूचर में इरिगेशन और सफाई के लिए भी स्टेबल वाटर सोर्स चाहिए। उसने पूछा कि ट्राइब आमतौर पर पानी कहाँ से लाती है। लड़कियों ने बताया कि गांव के साउथ ईस्ट में एक छोटा सा लेक है, लेकिन वहां बहुत डेंजरस जानवर रहते हैं। सिर्फ टोटेम वॉरियर्स ही वहां जाकर पानी ला सकते हैं। इसी वजह से ट्राइब के पास बस इतना पानी होता है कि प्यास बुझ सके। ये सुनते ही सुबई ने कहा कि उसे वहां का रास्ता दिखाया जाए, क्योंकि पानी ही जीवन का सोर्स है। अगर पानी की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई तो बाकी सब प्लान्स बेकार हो जाएंगे। लेकिन उसकी बात सुनते ही दोनों हीरोइंस ने उसे पकड़कर रोक लिया। उन्होंने समझाया कि वो विलेज के बाहर नहीं जा सकता, क्योंकि बाहर बहुत खतरा है। जब सुबई उन्हें समझा रहा था कि वो खतरा हैंडल कर लेगा, तब उसके दिमाग में एक और बात चल रही थी। शायद उसे घर में ही नजरबंद कर दिया गया है। फिर लड़कियों ने डिटेल में बताया कि कभी कभी कुछ टोटेम वॉरियर्स अपनी ट्राइब से निकाल दिए जाते हैं। वो बंजर जमीन पर भटकते रहते हैं और छोटी ट्राइब्स पर हमला करके शैमन्स को जबरदस्ती इनहेरिटेंस रिचुअल करने पर मजबूर करते हैं। एक ट्राइब का शैमन तो इसी तरह मिला था, बिल्कुल थका हुआ, और कुछ ही दिन बाद उसकी मौत हो गई। इसी वजह से शैमन को स्ट्रिक्ट ऑर्डर होता है कि बिला बहुत जरूरी वजह के विलेज से बाहर नहीं निकलेगा। सुबह को पुराने शैमन के शब्द याद आए। ये काम डेंजरस और मुश्किल है। यनुआ ने भी ऐड किया कि बाहर उसके लिए खतरा है, लेकिन विलेज के अंदर वो सेफ है। ट्राइब की 11 टोटेम वॉरियर्स 2 ग्रुप्स में डिवाइडेड हैं। 6 शिकार पर जाते हैं और 5 गांव की रक्षा करते हैं। इसलिए कोई ऑर्डिनरी एग्जाइल आसानी से विलेज तक नहीं पहुंच सकता। ये सब सुनते हुए भी सुबह के दिमाग में एक ही बात चल रही थी। रोज रोज इतनी मेहनत से पानी लाना टाइम और एनर्जी की बर्बादी है। अगर ट्राइब को फ्यूचर सिक्योर करना है तो सबसे पहले पानी का परमानेंट सोल्यूशन निकालना होगा। इसलिए वो जोर से बोला कि उसे छोड़ा जाए, क्योंकि उन्हें पानी की प्रॉब्लम सॉल्व करनी ही होगी। उसने सजेशन दिया कि अगर लड़कियां इतनी वरीड हैं तो चीफ उसके साथ चल सकता है। लेकिन पता चला कि चीफ अभी तक शिकार से वापस नहीं आया, और उसे ढूंढने जाना भी उतना ही डेंजरस होता। ऊपर से जाते वक्त यनुहा के पिता ने स्ट्रिक्टली ऑर्डर दिया था कि शैमन को विलेज से बाहर न जाने दिया जाए। फिर भी सुबई अपनी बात पर अड़ गया। उसने जोर देकर कहा कि पानी सिर्फ एक जरूरत नहीं, बल्कि उनकी जिंदगी का सवाल है। उनकी पूरी ट्राइब का फ्यूचर डायरेक्टली इसी पर डिपेंड करता है। आखिरकार सुबई के जोर देने पर हीरोइंस मान गई और सब मिलकर पानी के सोर्स की तरफ निकल पड़े। रास्ते में यानुआ ने कहा कि वो अपनी जान देकर भी शामन की हिफाजत करेगी। इस पर यू यिंग ने भी जज्बाती अंदाज में कह दिया कि अगर कोई जंगली जानवर आया तो सब लोग भाग जाएं और उसे छोड़ दें। उसकी दोस्त ने तुरंत उसे डांटा और याद दिलाया कि वो ट्राइब के इतने करीब हैं जहां हंटर्स आसपास ही पेट्रोल कर रहे होंगे। उन्हें पता नहीं था कि एक मिस्टीरियस सिल्यूएट चुपचाप उनका पीछा कर रहा था। सुबई अंदर ही अंदर परेशान था कि कहीं वो लोग गलत रास्ते पर जाकर किसी खतरनाक एरिया में न घुस जाएं। यानुआ उसे तसल्ली देती रही कि इस वक्त हंटर्स आसपास ही होते हैं। वो सिर्फ पानी नहीं लाते बल्कि शिकार भी करते हैं। तभी उन्होंने दूर से एक फिगर को अपनी तरफ तेज रफ्तार से आते देखा। उन्होंने आवाज लगाकर पूछा कौन है, लेकिन सामने वाले ने जवाब नहीं दिया। एक पल के लिए एक शैडो सुबई के सिर के ऊपर से गुजरी और उसने तुरंत सोचा कि शायद कोई एग्जाइल्ड वॉरियर हो सकता है। लेकिन जब वो फिगर्स करीब आए तो पता चला कि 2 लोग थे। यानुआ ने पहचान लिया कि वो आंट होंग और ब्लैक फैंग हैं। इस पल सुबई ने पहली बार टोटम वॉरियर्स की असली पावर को महसूस किया। जैसे ही सिस्टर होंग ने ब्लैक फैंग को छोड़ा, उसने पूछा कि वो लोग विलेज के बाहर क्या कर रहे हैं और तुरंत वापस लौटने को कहा। सुबई ने शांत लेकिन दृढ़ स्वर में जवाब दिया कि वो पानी का सोर्स देखना चाहता है। फिर उसने पूछा कि ब्लैक फैंग अकेला क्यों आ रहा है। ब्लैक फैंग ने बताया कि माए यानी मान बुरी तरह जख्मी हो गया है और अगर तुरंत मदद न मिली तो वो मर सकता है। ये सुनते ही सुबई ने ऑर्डर दिया कि उसे तुरंत वहां ले चला जाए जहां जख्मी वॉरियर है। चीफ ने भी कहा कि जल्दी करो, क्योंकि ब्लैक फैंग पहले एम्यूलेट्स लेने भागा था, लेकिन सिचुएशन सीरियस है। जख्मी वॉरियर ने कमजोर आवाज में कहा कि शायद वो ज्यादा देर तक नहीं टिक पाएगा और बाकी लोग उसे छोड़कर चले जाएं, क्योंकि उसके खून की स्मेल से जानवर आ सकते हैं। उसने कहा कि उसका हिस्से का मीट उसके बेटे मायमाओ को दे दिया जाए, जो एक दिन टोटम वॉरियर बनेगा। लेकिन चीफ ने देखा कि वो अभी बोल पा रहा है, इसलिए उसने अंदाजा लगाया कि वो टिक जाएगा। तभी झाड़ियों से आवाज आई और हंटर्स डिफेंसिव स्टांस में आ गए, लेकिन गलती से उन्होंने ब्लैक फैंग पर ही हमला कर दिया। शाकुन पेड़ों के बीच से निकली और सिचुएशन कंट्रोल की। कमांडर ने डांट लगाई कि सिर्फ शामनिक एम्यूलेट्स मंगवाना गलत था। ये जगह बहुत डेंजरस है, इसलिए शामन को खुद लाना रिस्की है। तब सुबई ने खुद क्लैरिफाई किया कि वो अपनी मर्जी से आया है, क्योंकि उसे लगता है कि वो मदद कर सकता है। जब उसने जख्म देखा तो समझा कि चोट बहुत गहरी है और आम आदमी इससे नहीं बच सकता। चीफ ने सबको पीछे हटने का ऑर्डर दिया ताकि यंग शामिन अपना काम कर सके,
लड़कियां हैरान थीं क्योंकि उन्हें पता था कि मैजिक सीखने में कम से कम 30 दिन लगते हैं और सुबई बिना मंत्र बोले स्पेल कास्ट कर रहा था, जो उन्होंने पहली बार देखा। कमांडर ने मन ही मन माना कि पुराना शामन सही था, सुबई सच में टैलेंटेड है। सुबई को महसूस हुआ कि उसकी हीलिंग पावर काम कर रही है, लेकिन रिकवरी स्लो थी। उसे समझ आ गया कि लेवल 1 हीलिंग काफी नहीं है, इसलिए उसने स्पेल कई बार यूज किया। जख्मी वॉरियर हैरान रह गया जब उसने देखा कि उसके बड़े जख्म का कोई निशान तक नहीं बचा। बाकी लोगों ने कहा कि उसे फिर भी विलेज ले जाना चाहिए क्योंकि वो कमजोर है, लेकिन वॉरियर ने इंसिस्ट किया कि वो अभी भी लड़ सकता है। सुबई ने उसे कहा कि जब तक वो यहाँ है बाकी लोग शामन की सुरक्षा नहीं कर पाएंगे, इसलिए वो संभल कर रहे। इस दौरान हीरोइंस ने सुबई को घेर लिया और पूछा कि वो कैसा महसूस कर रहे हैं। उसने कहा बस थोड़ा थक गया हूं, लेकिन सच ये था कि 3 बार हीलिंग करने के बाद उसे लग रहा था जैसे उसकी रूह शरीर से निकल जाएगी। सिस्टम में उसने देखा कि उसकी हीलिंग स्किल 9 पॉइंट्स बढ़ गई है। उसने सिस्टम से पूछा कि स्ट्रेंथ कैसे वापस लाए, तो जवाब मिला कि उसे आराम या मेडिसिन की जरूरत है। फिर सुबई ने चीफ से पूछा कि इतना पावरफुल वॉरियर माइक कैसे जख्मी हो गया। बताया गया कि पेट्रोल के दौरान उस पर डेड फॉरेस्ट वुल्फ्स ने हमला किया। ये हाइब्रिड बीस्ट्स हैं, ज्यादा मजबूत नहीं लेकिन बोन डार्ट्स शूट करते हैं जो डिफेंड करना मुश्किल होता है। यान हुआ ने पॉइंट आउट किया कि अगर एक स्ट्रॉन्ग जूनियर टोटम वॉरियर भी डेंजर में पड़ सकता है तो सिचुएशन कितनी सीरियस है। लेकिन सुबई अंदर ही अंदर अभी भी सोच रहा था कि शायद वो इतने खतरे में नहीं है, जो कि उसकी गलत सोच थी। वो अब तक इस सच को पूरी तरह एक्सेप्ट नहीं कर पाया था कि इस दुनिया में सिर्फ आम जंगली जानवर नहीं बल्कि ऐसे पावरफुल बीस्ट्स भी होते हैं जिनका सामना सिर्फ मजबूत टोटम वॉरियर्स ही कर सकते हैं। इस दुनिया में सिर्फ आम जंगली जानवर नहीं बल्कि ग्रेट बीस्ट्स भी होते हैं जो 3 कैटेगरीज में डिवाइडेड हैं: मिक्स्ड बीस्ट्स, प्राइमोर्डियल बीस्ट्स और एंशिएंट बीस्ट्स। टोटम वॉरियर्स भी 3 लेवल्स में होते हैं। यानलोंग ट्राइब में यानजाओ, कांगशी, ममन, शाहुन और चिनी लोअर लेवल के पीक पर पहुंच चुके थे। जब कोई जूनियर टोटम वॉरियर अपने पीक पर पहुंचता है तब वो मिडिल लेवल वॉरियर बन जाता है। सुबई ने समझा कि उसकी खुद की पावर कैसे डेवलप हो रही है, लेकिन उसे अभी भी ये क्लियर नहीं था कि डिफरेंट लेवल्स के टोटम वॉरियर्स के बीच एक्चुअल पावर गैप कितना बड़ा होता है। जूनियर टोटम वॉरियर और एक ऑर्डिनरी सोल्जर के बीच का फर्क तो उसने देख लिया था, लेकिन उसके आगे का अंदाजा नहीं था। जब वो इन सब बातों पर सोच रहा था तब चीफ ने शाकुन और ब्लैक फैंग को ऑर्डर दिया कि शामन को सेफली विलेज वापस ले जाया जाए, लेकिन सुबई ने मना कर दिया। उसने कहा कि जब तक वो पानी का सोर्स अपनी आंखों से नहीं देख लेगा तब तक नहीं जाएगा। ट्राइब के भले के लिए उसे पूरी इन्फॉर्मेशन चाहिए थी। कमांडर ने वार्निंग दी कि वहां बहुत ज्यादा जानवर है और उनकी टीम छोटी है, इसलिए वो उसे प्रोटेक्ट नहीं कर पाएंगे। फिर भी सुबई ने इंसिस्ट किया कि पानी का मसला सबसे अर्जेंट है। उसने साफ कहा कि उसकी पर्सनल सेफ्टी से ज्यादा इंपॉर्टेंट यानलोंग ट्राइब के लोगों की जिंदगी है। लीडर ने जब देखा कि लड़का सच में ट्राइब के लिए कंसर्न्ड है तो उसने आखिरकार हाँ कर दी, लेकिन साथ ही सबको ऑर्डर दिया कि अगर कुछ भी हो तो सुबई को हर हाल में प्रोटेक्ट किया जाए। पानी के सोर्स तक पहुंचना आसान नहीं था, चढ़ाई मुश्किल थी। सुबई की स्ट्रेंथ आम इंसान से 2 गुना थी, फिर भी वो थक गया। फिर से वही सीन रिपीट हुआ। बाकी वॉरियर्स नॉर्मल लग रहे थे, लेकिन सुबई क्लियरली स्ट्रगल कर रहा था। सिर्फ वो ही नहीं, उसकी मीको यूइंग भी क्लाइंब करते हुए थक रही थी, लेकिन पता चला कि वो रास्ते में मिले फ्रूट्स भी कलेक्ट कर रही थी, इसलिए सुबाई सबसे ज्यादा कमजोर लग रहा था। आखिरकार लीडर ने रुकने का सिग्नल दिया और बताया कि वो लोग सही जगह पहुंच गए हैं। लेक के पास पहुंचते ही उन्होंने टिम्बर वुल्व्स देखे। उनका अपीयरेंस इतना डरावना था कि सुबाई के पैर कांप गए। चीफ ने बताया कि टिम्बर वुल्फ से तो निपटा जा सकता है, लेकिन असली प्रॉब्लम लेक के स्टोन क्रोकोडाइल्स हैं। स्टोन क्रोकोडाइल्स प्राइमोर्डियल बीस्ट्स थे। लेक में उनकी संख्या 10 से ज्यादा थी, इसलिए वो वहां के असली मालिक थे। उनसे लड़ना लगभग नामुमकिन था। लोग सिर्फ तब पानी भरते थे जब क्रोकोडाइल्स जमीन पर सो रहे होते। सुबाई ने कहा कि ये तरीका बहुत डेंजरस है, जानवर के दिमाग को हराना होगा, सीधा टक्कर लेना जरूरी नहीं। उसने प्रपोज किया कि लेक नेचुरल रिजर्वॉयर है जो ब्राउन वाटर और सरफेस रन ऑफ से भरा रहता है। अगर वो लोलैंड एरिया में कैनाल या डिच खोद दें तो पानी नेचुरली विलेज तक आ सकता है। एक लड़की को समझ नहीं आया तो दूसरी ने सिंपल शब्दों में समझाया कि उन्हें एक नाला खोदना होगा। ब्लैक फैंग तुरंत आगे बढ़ा और बोला कि वो खुद खुदाई करेगा। सुबाई ने पूछा कि क्या वो ठीक महसूस कर रहा है, क्योंकि उस पर रिसेंटली हमला हुआ था। ब्लैक फैंग ने कहा कि वो ठीक है, बस थोड़ा चक्कर आ रहा है। सुबाई को याद आया कि हंटर्स ने पहले बिना सोचे साउंड पर अटैक कर दिया था। उसने चीफ से पूछा कि ऐसा क्यों किया गया, क्योंकि इस तरह तो अपने ही लोग मर सकते हैं। चीफ ने समझाया कि वाइल्ड लैंड्स में इंसान भी जानवरों जैसा ही है, या तो हंटर या फूड।
खासकर रात में जब एनिमल्स ज्यादा शार्प होते हैं। पहले अटैक करना सर्वाइवल इंस्टिंक्ट होता है। ट्रेनिंग फाइट्स में कुछ घाव खाना बेहतर है बजाय बीस्ट के हाथों मरने के। ये सुनकर सुबाई ने माफी मांगी और माना कि वो सिचुएशन को पूरी तरह समझ नहीं पाया था। चीफ ने कहा कि कम से कम अब उसकी आंखें खुल गई हैं। तब तक ब्लैक फैंग बिना डायरेक्शन के खोदना शुरू कर चुका था। सुबाई ने उसे रोका और कहा कि पहले सही जगह डिसाइड करनी होगी, लो लैंड तक नीचे उतरना पड़ेगा। सबने अपनी अपनी रोल्स ले लिए। यूइंग ब्लैक फैंग को सही डायरेक्शन बताने में मदद करेगी और यानहुआ शामन के साथ घास हटाने में हेल्प करेगी। काम करते वक्त सुबाई एक पल के लिए रुक गया। उसने सोचा कि ट्रेंड वॉरियर को पहचानना आसान होता है, उनकी बॉडी लैंग्वेज और फिजिक से स्ट्रेंथ साफ दिखती है। तब यूइंग ने बताया कि जहां ब्लैक फैंग खोद रहा है वहां मिट्टी गीली होने लगी है। इसका मतलब था कि वो वाटर सोर्स के करीब पहुंच रहा है। सब कुछ इतना स्मूथली हो रहा था कि सुबह को अजीब लगा, जैसे कुछ भूल गया हो। और तभी अचानक जोर का शोर सुनाई दिया। सब तुरंत अलर्ट हो गए और आवाज की डायरेक्शन में भागे। वहां पहुंचकर उन्होंने देखा कि एक बेर सामने खड़ा है, लेकिन वो आम भालू जैसा नहीं लग रहा था। वो असामान्य रूप से ज्यादा मजबूत और डरावना था। शामन ने पूछा कि जानवर अचानक लड़ना क्यों शुरू कर देते हैं। वॉरियर्स ने बताया कि अगर कोई एक ग्रुप पानी के सोर्स पर कब्जा करने की कोशिश करता है और दूसरे एनिमल्स उसे अलाउ नहीं करते तो फाइट शुरू हो जाती है। उन्होंने ये भी समझाया कि स्टोन आर्मर वाले क्रोकोडाइल्स खुद लड़ाई में डायरेक्टली हिस्सा नहीं लेते। वो वेट करते हैं जब तक कोई साइड हारकर जख्मी ना हो जाए, ताकि बाद में आसानी से शिकार कर सके। ये सब सुनकर सुबई सोचने लगा कि अगर वो लोग कैनाल बना भी देंगे तो जल्द ही वाइल्ड एनिमल्स उस पर कब्जा कर लेंगे। पानी गंदा हो जाएगा, उसमें सिर्फ उनकी लार ही नहीं बल्कि गंदगी भी मिक्स हो जाएगी। इसलिए उसने तुरंत काम रुकवाने को कहा। उसने समझाया कि अगर ऐसे ही डिच खोद दी गई तो उसका फायदा इंसानों से ज्यादा जानवरों को होगा। लेकिन सुबई ने यह भी क्लियर किया कि वो आइडिया कंप्लीटली अबैंडन नहीं कर रहा। उसने पूछा कि आसपास बैम्बू मिलता है क्या, क्योंकि उन्हें उसकी जरूरत पड़ेगी। जब सब लोग कंफ्यूज हो गए और किसी को बैम्बू का मतलब समझ नहीं आया तो उसने एक्सप्लेन किया कि बैम्बू एक ऐसा प्लांट होता है जो बाहर से सख्त और अंदर से खोखला होता है। यानहुआ ने बताया कि उनके एरिया में बैम्बू तो नहीं है, लेकिन 3 तरह के पौधे उस डिस्क्रिप्शन से मिलते जुलते हैं: हॉलो ट्री, रेड बोन ट्री और हार्टलेस ग्रास। उन्होंने ऐड किया कि उनके रीजन में सिर्फ हॉलो ट्री ही मिलता है। जब चीफ ने पूछा कि शामन को इस ट्री की क्या जरूरत है तो सुबई ने कहा कि ये उनके लिए बहुत बड़ा फायदा ला सकता है और मेहनत भी ज्यादा नहीं लगेगी। उसने समझाया कि वो लोग एक प्रिमिटिव वाटर सप्लाई सिस्टम बनाने वाले हैं। ये सुनकर सब लोग उन पेड़ों को लेने के लिए निकल पड़े। चीफ अपनी ताकत से पेड़ गिरा रहा था, जबकि सुबई साइड में खड़े होकर ऑब्जर्व कर रहा था। काम खत्म होने के बाद वो ट्रंक के पास गया और उसने देखा कि उसकी आउटर लेयर काफी डेंस थी और उसकी थिकनेस और स्ट्रेंथ इंप्रेसिव थी। उसने बताया कि नेचर ने उनके लिए एक नेचुरल पाइप बना दिया है। चीफ ने फिर भी एडमिट किया कि उसे समझ नहीं आ रहा था कि इस लकड़ी का क्या यूज होगा। तभी एक लड़की भागते हुए आई और बताया कि ब्लैक फैंग को पानी मिल गया है। सुबई ने चीफ से कहा कि वो लोग ट्रंक उठाकर वहां ले आए और बाकी प्लान वो बाद में एक्सप्लेन करेगा। जब सब वापस इकट्ठा हुए तो उन्होंने देखा कि ब्लैक फैंग ने सच में एक गड्ढा खोद दिया था जिसमें पानी जमा हो रहा था। सुबई अंदर ही अंदर खुश हुआ क्योंकि ग्राउंड वाटर मिल गया था। उसने सोचा कि ये पहली बार है जब उसने अपनी आंखों से ऐसा होता देखा, वरना पहले सिर्फ मूवीज में ही देखा था। हीरोज को यकीन ही नहीं हो रहा था कि सिर्फ खोदकर पानी निकल आया। लेकिन सुबई ने तुरंत प्रैक्टिकल सोचा। उसने कहा कि अगर वो लोग एक्वाडक्ट जैसा कुछ बनाएंगे तो जानवर उसे तोड़ देंगे, इसलिए उन्हें एक रेजर्वोयर सिस्टम बनाना होगा। यानहुआ ने एक्साइटमेंट में कहा कि अगर पानी यहां मिल सकता है तो विलेज में भी खोद कर निकाल लेंगे। लेकिन उसकी फ्रेंड ने समझाया कि अगर ऐसा सिंपल होता तो शामन पहले ही विलेज में खुदाई करवा देता। तब सुबई ने डिटेल में एक्सप्लेन किया कि पानी हर जगह अवेलेबल नहीं होता। विलेज ऐसी जगह बसा हुआ है जहां आसपास बड़े पेड़ नहीं हैं, और पेड़ों की कमी का मतलब है ग्राउंड वाटर का लेवल भी कम होना। चीफ ने फिर से पूछा कि ट्री की एग्जैक्ट जरूरत क्या है। तब सुबई ने कामली पूरा प्लान समझाया। उसने कहा कि जब पानी धीरे धीरे टैंक में जमा होगा तो ओवरफ्लो होकर बाहर फैलने लगेगा, लेकिन अगर वो हॉलो ट्री ट्रंक को टैंक में फिट कर देंगे तो पानी उसके खोखले अंदर से फ्लो करेगा, बिल्कुल पाइप की तरह। उसने बताया कि वो लोग ऐसे कई हॉलो लॉग्स को लाइन में जोड़ते जाएंगे जब तक पानी विलेज तक ना पहुंच जाए। इस तरह बिना खुली कनाल के सेफ तरीके से पानी गांव तक लाया जा सकता है। ये प्लान सुनकर सब हीरोज हैरान रह गए, क्योंकि उन्होंने पहले कभी ऐसा सिस्टम इमेजिन भी नहीं किया था।
सब लोग यंग शामन की तारीफ करने लगे और कहने लगे कि इतने अजीब और इंटेलिजेंट आइडियाज सिर्फ वही सोच सकता था। यू यिंग ने फिर भी कंफ्यूजन में पूछा कि रेजरवोयर का पानी जमीन में सीप करके गायब क्यों नहीं हो रहा। इस पर सुबई ने कामली समझाया कि लेक के अंदर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ज्यादा होता है, जबकि उनके खोदे हुए पिट में प्रेशर कम है। इसी वजह से पानी ज्यादा मात्रा में जमीन के अंदर अब्जॉर्ब नहीं हो रहा। उसने ये भी सोचा कि जो चीजें उसने कभी सिर्फ किताबों के लिए पढ़ी थी वो आज असली जिंदगी में काम आ रही हैं। लेकिन जब उसने लड़कियों के चेहरे देखे तो उसे समझ आ गया कि उन्हें उसकी बात का एक शब्द भी समझ नहीं आया। इसलिए उसने एक्सप्लेनेशन वहीं रोक दिया। जब कोई और सवाल नहीं बचा तो उसने अनाउंस किया कि अब काम शुरू करने का वक्त है। सुबई ने सबको ऑर्डर दिया कि ब्रांचेज और घास इकट्ठी करें ताकि रेजरवॉयर को जानवरों से कवर किया जा सके। उसने कहा कि यान हुआ और ब्लैक फैंग वहां रुककर पानी पर नजर रखेंगे। फिर उसने चीफ से रिक्वेस्ट की वो उसे गांव वापस ले चले, क्योंकि उसे बाकी लोगों के लिए भी इंस्ट्रक्शंस देनी थी। गांव पहुंचकर यंग शामन ने सभी को अनाउंस किया कि अगर सब मिलकर मेहनत करें तो कुछ ही दिनों में पानी की समस्या हमेशा के लिए सॉल्व हो सकती है। उसने जिम्मेदारियां बांट दी। टोटम वॉरियर्स का काम टेम्पररी रिजर्व संभालेंगे और माई मैन इंचार्ज रहेगा। शाहुन और बाकी वॉरियर्स लेक के रास्ते की सिक्योरिटी संभालेंगे। दूसरे लोग जानवरों को दूर रखेंगे ताकि काम में रुकावट ना आए। फायर हॉर्न को पेड़ों की सप्लाई का जिम्मा दिया गया और सिंगिंग फ्रॉग ट्रंक्स को जोड़ने का काम करेगा। सुबई ने क्लियर किया कि पूरा स्ट्रक्चर डाउनहिल डायरेक्शन में होना चाहिए ताकि पानी नेचुरली फ्लो होकर गांव तक आए। जब लोगों ने पूछा कि लकड़ी के ट्रंक्स को कैसे जोड़ा जाएगा क्योंकि वो चिपकते नहीं और पानी लीक हो जाता है, तब सुबई ने जमीन पर उनका शेप ड्रॉ करके दिखाया। उसने बताया कि अगर एक ट्रंक का एंड थोड़ा पतला और दूसरे का एंड थोड़ा चौड़ा बनाया जाए तो वो एक दूसरे में टाइटली फिट हो सकते हैं। ये देखकर लोग फिर से उसकी तारीफ करने लगे। 2 दिन तक पूरा गांव बिना रुके काम करता रहा। सबकी मेहनत रंग लाई और आखिरकार उनकी होममेड पाइप से पानी गांव में बहने लगा। गांव में खुशी की लहर दौड़ गई। सब लोग शामान का शुक्रिया अदा करने लगे। मीको, जो उस वक्त सुबई के साथ थी, ने उसे बताया कि विलेजर्स उसके बहुत आभारी हैं। इस पर सुबई ने कहा कि असल में गांव वाले खुद ही ग्रेट हैं, क्योंकि उन्होंने इतनी मेहनत की कि काम उसकी उम्मीद से भी जल्दी पूरा हो गया। इसके बाद सुबई ने यूइंग से कहा कि वो ट्राइब में एक नया रूल इंट्रोड्यूस करना चाहता है। यूइंग ने क्यूरियस होकर पूछा कि कौन सा रूल। तब यंग शामन हल्का सा मुस्कुराया, जैसे उसे पता हो कि इस रूल का इम्पैक्ट क्या होगा। उसने अनाउंस किया कि अब सब लोग पानी पीने से पहले उसे उबाल कर पिएंगे। गांव में तुरंत चर्चा शुरू हो गई। लोगों को समझ नहीं आ रहा था कि इतनी मेहनत क्यों करें जब पानी वैसे ही मिल रहा है। यूइंग ने सबको समझाया कि पानी में छोटे आंखों से ना दिखने वाले जीव होते हैं जो बीमारी फैला सकते हैं, इसलिए पानी को उबालना जरूरी है ताकि वो मर जाएं। लेकिन कई लोगों ने इसे बकवास समझा। कुछ ने कहा कि अगर शामान को कुछ दिख रहा है जो दूसरों को नहीं दिख रहा तो शायद वो सिर्फ भूत देख रहा है। एक बुजुर्ग ने कहा कि उन्होंने मुश्किल वक्त में जानबूझकर कीड़े भी खाए हैं और कुछ बुरा नहीं हुआ। फिर भी मीको ने सबको कन्विंस करने की कोशिश जारी रखी। उसने एग्जाम्पल दिया कि कैसे एक आदमी को उल्टी और तबीयत खराब हुई थी, जो शायद गंदे पानी की वजह से हो सकती है। इस तरह ट्राइब में नई सोच और पुरानी आदतों के बीच एक नया डिबेट शुरू हो गया और सुबह चुपचाप देख रहा था कि क्या लोग उसकी बात मानेंगे या नहीं। मीको ने लोगों को याद दिलाया कि एक आदमी को गंदे पानी की वजह से पूरे हफ्ते तक बुखार रहा था और शायद उसमें मौजूद छोटे जीव ही उसकी वजह थे। लेकिन गांव के कई लोग फिर भी उसकी बात पर हंसी उड़ाने लगे और कहने लगे कि वो फालतू बातों पर विश्वास कर रही है। ये देखकर मीको को महसूस हुआ कि आर्ग्यूमेंट्स में वो उतनी स्ट्रांग नहीं है। फिर उसे याद आया कि वो मोह है और उसे मजबूत रहना होगा ताकि शामान उससे निराश न हो। उसने सबको शोर बंद करने को कहा और ध्यान से सुनने को बोला। तब युवान ने भी सपोर्ट करते हुए कहा कि शामन ने पहले ही बताया था कि शायद सब लोग तुरंत समझ ना पाएं, लेकिन उसका इरादा कभी बुरा नहीं होता। उसने साफ कह दिया कि जो लोग इस रूल को नहीं मानेंगे उनकी जिम्मेदारी खुद उनकी होगी। बाद में शामन को दोष नहीं दिया जाएगा। ये बात लोगों के दिल तक पहुंच गई। उन्हें याद आया कि पहले भी कुछ लोग दस्त और इन्फेक्शन से मर चुके थे, जो शायद गंदे पानी की वजह से हुआ था। धीरे धीरे गांव में पानी उबालने का नियम स्वीकार किया जाने लगा। सुबह ये देखकर संतुष्ट था कि बॉइल्ड वाटर का आइडिया पॉपुलर हो रहा है। उसने मीको से क्वाइटली पूछा कि क्या उसने लोगों को यह भी समझा दिया है कि पानी उबालने के बाद ठंडा होने का इंतजार करें, सीधा गर्म पानी न पिएं। मीको ने हाँ में जवाब दिया। सुबह ने मन ही मन सोचा कि अगर वो पॉपुलेशन बढ़ाने का तरीका नहीं जानता तो कम से कम मौत की दर कम कर सकता है। उसने डिसाइड किया कि अगला फोकस खाना और सफाई के बेहतर सिस्टम पर होगा। शाम को जब वो घर लौटा
तो उसने देखा कि यूइन उसके घर में कुछ अजीब सा कर रही है। उसने मीको से पूछा कि वो क्या कर रही है। मीको ने बताया कि वो सोने के लिए पराली बिछा रही है। तब सुबई को समझ आया कि वो उसके साथ ही रहने वाली है।